Hi. Good morning, dear CSEET CSET students. So, students, the name of the topic is business environment and it is a part of economics. तो subject का नाम क्या है? Economics and business environment. And we are now moving over to business environment. This is chapter number 7. Before I proceed with business environment, मेरी एक बात ध्यान से सुनो. The curriculum which has been changed from CS Foundation to CSET, I'm not a big fan of the modules and the content that they have put in the curriculum. So curriculum is beautiful, like business environment हमें पढ़ना है, but students इतना कम information दिया है business environment का that you may be misled. आपको ऐसा लगेगा कि यार ऐसा business environment है क्या? अरे तो फिर what about this? Okay, ऐसा होता है तो what about that? तो syllabus अच्छा होने के बावजूद जो स्टडी मटेरियल है उसमें बहुत कम इंफॉर्मेशन है, तो इसी के लिए मैं चाहता हूं कि मेरा एक इन डेप्थ लेक्चर है बिजनेस एनवायरनमेंट का, पहले आप वो देखो एंड उसके बाद में वी विल कम टू मॉड्यूल बेस्ड नोट्स और फिर मैं अपने नोट्स से आपको सिखा रहा हूं जो आपके सामने है. नाउ स्टूडेंट्स, ये जो आप बिजनेस एनवायरनमेंट का मेरा एक सेशन देखने जा रहे हो, इट इज नॉट एग्जैक्टली पार्ट ऑफ करिकुलम, बट in exams some MCQs of that area may be asked, plus it is very important for understanding. Students, trust me on this. मैं सालों से CSE सिखा रहा हूँ और जो CS फाउंडेशन के मेरे बैचेस है ना, नाउ CSET, उसमें इन एवरी बैच आई हैव मेरिट रैंकर्स. एक तो 40 का बैच था जिसमें 4 मेरिट रैंकर्स थे. ओके, इन एवरी बैच आई हैव मेरिट रैंकर्स. यू लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग. प्लस स्टूडेंट्स, आई प्रॉमिस यू आर गोइंग टू थैंक मी लेटर कि थैंक यू सर, आपने इतना सिखाया और इतना हमें पढ़ने के लिए बोला. उससे हमारा नॉलेज बेस बहुत बढ़ गया है. आप खुद ही वो लेक्चर देखो, आपको समझ में आएगा. सो गो देयर नाउ, गो टू दैट लेक्चर और पूरा समझ के ले लो एंड देन लेट अस कम बैक टू CSET. थैंक यू. सो स्टूडेंट्स, द नेम ऑफ द सब्जेक्ट इज बिजनेस एनवायरनमेंट. और प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनो. जो भी हम हमारे नोट्स से पढ़ने वाले हैं, ये देखो, तो ये है मेरे नोट्स. ये सारे ICSI के मॉड्यूल के ऊपर बेस्ड है. मैं डायरेक्टली वीडियो रिकॉर्डिंग में आपको बता रहा हूँ. ये जो सारे नोट्स मैंने बनाए, दिस इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन ICSI मॉड्यूल. ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ ICSI मॉड्यूल इज हियर. उसके अलावा मैंने बहुत सारे एडिशंस किए हुए हैं, जैसे कि आप मेरा ये वाला डायग्राम देखो, स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस का. ओके, तो बहुत एडिशंस है उसके ऊपर. बट इफ यू आर स्टडीइंग फ्रॉम माय नोट्स, यू डोंट हैव टू टच योर मॉड्यूल. मॉड्यूल इज कंप्लीटली कवर्ड और एग्जाम में सारे क्वेश्चंस मॉड्यूल से ही आते हैं. ओके, थोड़े बहुत 10-15 क्वेश्चंस बाहर के भी आते हैं, बट वो कॉमन सेंस वाले होते हैं, तो वो आपको आ जाने चाहिए. तो मॉड्यूल का एक प्रॉब्लम है कि मॉड्यूल में ना चीजें उटपटांग सीक्वेंस में दी हुई है. तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपनी सीक्वेंस से जाएंगे. मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगा कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, और इंटरनल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल, और एक्सटर्नल में मैक्रो माइक्रो क्या होता है, एंड देन वी विल गो टू फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एक्सेट्रा. ओके, सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो ये देखेंगे कि बिजनेस क्या होता है. सो टेल मी, व्हाट इज अ बिजनेस? अ बिजनेस इज अ ग्रुप ऑफ people who entered into organized activity. सब लोग मिलके क्या करते हैं, बोलो? Organized activity करते हैं, और वो एक्टिविटी का एक ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट होता है टू अर्न प्रॉफिट्स बाय सेलिंग गुड्स और प्रोवाइडिंग सर्विसेज. दिस इज ओके एवरीवन. तो ये होता है बिजनेस. अब एवरीवन, बिजनेस को हर दिन बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, और ये फैक्टर्स को आप क्लासिफाई कर सकते हो, बाहर के फैक्टर्स एंड अंदर के फैक्टर्स. सो अंदर के जो फैक्टर्स होते हैं उसको हम बोलते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट, और जो बाहर के फैक्टर्स होते हैं उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. जो गवर्नमेंट ने टैक्सेस चार्ज किए हैं, जो गवर्नमेंट ने GST रखा है, और जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है, ये हो गया एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. जो वेदर है बाहर का, ये हो गया एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. और मेरी कंपनी में कौन काम करता है, मेरे एम्प्लॉइज कौन है, मेरे कस्टमर्स कौन है, मैं किसको गुड्स बेच रहा हूँ, किसको सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, ये हो गया इंटरनल एनवायरनमेंट. ये मेरे कंट्रोल में होता है. ऑलराइट एवरीवन, सो टेल मी, व्हाट इज बिजनेस? Business may be understood as organized effort of an enterprise to supply consumers with goods and services for profit. If there is no profit, you are not for profit organization. Okay? और एक चीज मैंने क्या किया है कि मॉड्यूल का हर सेंटेंस पॉइंट वाइज लिखा है और मैंने उसको हाईलाइट किया हुआ है. तो you must carry highlighter, and whatever point I have highlighted here, you should highlight yourself. This is compulsory because all highlighted areas are asked in exam. ठीक है एवरीवन? तो ये सब कीवर्ड. तो मुझे एक बात बताना कि सारे बिजनेस में डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं. किसी का वॉल्यूम बड़ा होता है, किसी के एम्प्लॉइज बड़े होते हैं, बट सारे बिजनेस का एक कॉमन पर्पस होता है. व्हाट इज द फर्स्ट कॉमन पर्पस ऑफ बिजनेस? टू अर्न प्रॉफिट्स. कैन
can be asked in MCQ. What is the one common purpose that is shared by all businesses? Answer is to earn profits. Business के और कुछ purpose होते हैं, और देखो क्या purpose होता है? It is an important institution in society. Now students, tell me one thing. How do you define standard of living? बोलो, standard of living क्या है? All of you. Advanced goods जिसके पास होते हैं. ठीक है, जिसके पास एडवांस गुड्स है, होता कि जिसके पास आईफोन है. ऐसी सोसाइटी जहाँ पे आईफोन है, जहाँ पे बड़ी बड़ी कार्स है, तो आप बोल सकते हो कि वहाँ पे स्टैंडर्ड लिविंग अच्छा है. कपड़े, नो नॉट कपड़े, हम ये जो कपड़े पहनते हैं, ऑल ऑफ अस, मुझे यहाँ पे एक स्टूडेंट नहीं दिखा है जो इंडियन कॉस्ट्यूम में है. एवरीवन इज वेयरिंग वेस्टर्न क्लॉथिंग. ओके, टी शर्ट जीन्स पहना है आपने, स्मार्ट एक्सेसरीज पहनी है, आपके स्पेक्टिकल्स है सबके. आई कैन सी कि सब लोगों ने स्पोर्ट शूज पहने, ब्रांडेड स्पोर्ट शूज पहने. तो दिस इज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एवरीवन. द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी कंज्यूम डिफाइन आवर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. माय क्वेश्चन टू यू इज, गुड्स एंड सर्विसेज किससे खरीदोगे? किससे खरीदते हैं एवरीवन? ऊपर से भगवान देता है हमें? नो, गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय बिजनेस. तो अगर सोसाइटी को एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रखना है, अगर सोसाइटी में आपको अच्छे जॉब्स चाहिए, सोसाइटी में आपको गुड क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए, तो आपको सोसाइटी में क्या चाहिए? बिजनेसेस चाहिए. ओके, नेक्स्ट पॉइंट. बिजनेसेस गुड्स एंड सर्विस सप्लाई करते हैं सोसाइटी को. बिजनेस नहीं होगा तो गुड्स एंड सर्विस नहीं होंगे. अगर सारे रेस्टोरेंट और सारे कपड़े की दुकान बंद हो गई, तो हम शाम को हैंग आउट कहाँ करेंगे? हम घूमेंगे फिरेंगे कहाँ पे? बिजनेसेस क्रिएट जॉब अपॉर्चुनिटी. तो चलो हम कंपनी सेक्रेटरी बन गए, जॉब कौन देगा? कंपनी जॉब देती है ना हमें. कंपनी सेक्रेटरी कंपनी का ध्यान रखता है. जब कंपनी नहीं है तो कहेगा कंपनी सेक्रेटरी, कहेगा चार्टर्ड अकाउंटेंट. बिजनेस ऑफर यू बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड दे कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री. हाउ डू यू डिफाइन इकोनॉमिक ग्रोथ? इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज इकोनॉमिक ग्रोथ. तो गुड्स एंड सर्विसेज है तो इकोनॉमिक ग्रोथ है, नहीं है तो इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगा. तो टेल मी, क्या है बिजनेस के पर्पस? नंबर 1 प्रॉफिट, नंबर 2 इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन इन सोसाइटी, नंबर 3 सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज, नंबर 4 क्रिएटिंग जॉब अपॉर्चुनिटी, नंबर 5 ऑफरिंग बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, एंड नंबर 6 इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री. This I can ask you as MCQ. Which of the following are purposes of business? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Option A 1, 2 and 3. Option B 4, 5 and 6. Option C 1, 2, 3, 4, 5, 6. Option D all but 5. आया समझ में आपको? ऐसा MCQ आएगा. Is this okay? तो each and every concept आपको समझ के पढ़ के उसको मार्क करके लेना है. देखो मैंने कैसे हाईलाइट करके रखा है. Alright? तो ये था meaning of business environment. Hence, it is understood that role of business is crucial from the point of view of individual and national society as well. Society cannot work without business. Similarly, business needs society. अब मुझे एक बात बताना, क्या आपके और मेरे पास सोसाइटी हो सकती है without businesses? No jeweler shop, no spectacle shop, no AC shop, no carpenter shops, no electric shops, no malls. नो सर्विस सेंटर, नो रिपेयर सेंटर. अरे ऐसी सोसाइटी हो सकती है क्या? नहीं. वो सोसाइटी नहीं, जंगल होगा जंगल. यस और नो एवरीवन? सो सोसाइटीज नीड बिजनेस, बिजनेस आल्सो नीड सोसाइटी. अब मान लो हमने मॉल खोल दिया जंगल में, अमेज़न जंगल में, तो गुड सर्विसेज किसको सप्लाई करोगे? शेर चील कौवों को सप्लाई करोगे क्या एवरीवन? नो. यू नीड टू हैव योर शॉप इन अ पॉपुलेटेड एरिया जहाँ पे लोग खरीदेंगे, राइट? तो बोलो, सोसाइटी को भी बिजनेस चाहिए एंड बिजनेस को भी सोसाइटी चाहिए. Modern business is dynamic. Students, dynamic मतलब कि ever changing. What is the meaning of dynamic? Ever changing. तो modern business होता है, हर दिन change होता है, उसमें हर दिन न्यू न्यू पॉलिसीज आती है. लाइक पहले बिजनेस सिर्फ कैश लेते थे, आजकल बिजनेस पेटीएम लेते हैं, फोन पे लेते हैं, गूगल पे लेते हैं. यस. आजकल बिजनेस काइट शॉप कराते हैं. यस. आजकल बिजनेस चेक लेते हैं. यस. आप एडवर्ड अकेडमी चेक से भी पे कर सकते हो, ऑनलाइन पेटीएम कार्ड से कैसे पे कर सकते हो, राइट? और आप पीएनजी ज्वेलर्स में जाके चेक से पे कर सकते हो. मैं हमेशा चेक से पे करता हूँ. नीचे एचपी की दुकान है जहाँ से मैंने लैपटॉप्स खरीदे, मैं चेक से पे करता हूँ. ऑलराइट एवरीवन? सो बिजनेसेस डायनामिक है, हर दिन चेंज होते हैं, राइट? इफ देयर इज एनी सिंगल वर्ड दैट कैन बेस्ट डिस्क्राइब टुडेस बिजनेस, इट इज चेंज. डैश is the single word that best describes today's business. Answer is change. It is change that makes the company spend substantially on research and development to survive in the market. अब हम जा रहे हैं environment में. तो environment refers to all the forces which have bearing on the function of business. ये भी important MCQ है. बोलो, environment क्या होता है? Environment में वो सारे forces आ जाते हैं which has an impact on functioning of the business.
and environment can be economic, social, political, technological apart from internal environment. Okay, मैं आगे जा रहा हूं everyone. The success of every business depends on adapting itself to the environment. अच्छा सुनो, अब ये जो environment होता है ना, दो टाइप का होता है. एक होता है internal, हमारी कंपनी का, हमारे बिजनेस का environment जिसको हम चेंज कर सकते हैं, और एक होता है external, like GST और लाइक गवर्नमेंट पॉलिसी. उसको हम चेंज कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, हमें उसके हिसाब से अडैप्ट करना पड़ता है. तो यहाँ पे वही दिया हुआ है कि वो बिजनेस सक्सेसफुल है जो अपने आप को अडैप्ट कर देगा टू दी एनवायरनमेंट. अब मान लो नोटबंदी हो गई, डिमोनेटाइजेशन हो गया, तो मुझे कैसे अपने आप को अडॉप्ट करना है? मैं बाहर काउंटर पे लिख दूंगा वी लव क्रेडिट कार्ड्स, वी लव पेटीएम, मेक पेमेंट टू अस बाय पेटीएम. मैंने किया ना, नवंबर में नोटबंदी थी और मेरा सीए फाउंडेशन और सीएस फाउंडेशन के टेस्ट सीरीज थे और सब लोग को कैश का इशू. हम लोग ने बहुत बड़ा बोर्ड लगाया कि दिस इज जस्ट टू रिमाइंड यू दैट वी एक्सेप्ट चेक, वी एक्सेप्ट ऑनलाइन पेमेंट, वी एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड. 2 दिन में सारे स्टूडेंट्स ने आके फीस पे कर दिया. यस और नो एवरीवन, यू कैन अडैप्ट योरसेल्फ. व्हाई टू टेक कैश जब हम चेक ले सकते हैं? तो फॉर एग्जांपल व्हेन देयर इज चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, the business has to make necessary change. जैसे मैं आपको demonetization का एग्जांपल दिया. Similarly, a change in technology may render existing product obsolete. As we know that introduction of computer has reduced typewriter. The color television has made black and white television out of fashion. Again, a change in the fashion of customer may shift the demand for business. The demand for jeans, denim, has reduced the sale of other traditional wear. तो अगर मेरी कपड़े की दुकान है और मैं कुर्ते पजामा बेचता हूँ, बट आजकल सब लोग टी शर्ट जीन्स खरीदते हैं, तो मैंने भी टी शर्ट जीन्स रखनी चाहिए. ओके, इफ आई एम अ टीचर हु टीचेस सीएस कोचिंग, बट नाउ स्टूडेंट्स फ्रॉम दिल्ली, स्टूडेंट्स फ्रॉम बैंगलोर एंड स्टूडेंट्स फ्रॉम लेट अस से काठमांडू, दे वांट वीडियो लेक्चर्स. तो यार मेरे को वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करके उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा. सही बात है कि नहीं? यू हैव टू चेंज योरसेल्फ, यू हैव टू अडैप्ट, देयर इज नो अदर वे आउट. Hence, it is very necessary to have a clear understanding of the concept of business environment and nature of its various components. और अब मैं आपको क्या सिखाने वाला हूँ? इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, और फिर बाकी के सारे फीचर्स एक्सेट्रा हम बाद में पढ़ेंगे. पहले आपको समझ में आना चाहिए व्हाट इज बिजनेस एनवायरनमेंट. ओके एवरीवन, तो अब हम कहाँ पे आगे? बोलो, टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. Is everyone with me? Yes. And look at my beautiful chart. ये देखो, यही तो मैं बता रहा हूँ कि मॉड्यूल से इंफॉर्मेशन लिया, बट मेरे इतने सारे चार्ट्स मैंने इंट्रोड्यूस किए, मैं आपको क्या बताऊँ. एंड नाउ एवरीवन लिसन टू मी केयरफुली. मुझे एक बात बताना कि जो बिजनेस के अंदर का एनवायरनमेंट होता है, which is in our control, we can change it. उस एनवायरनमेंट को हम क्या बोलते हैं? इंटरनल एनवायरनमेंट. स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं इसको? इंटरनल एनवायरनमेंट. You can change internal environment. Internal environment is controllable. Internal environment में क्या आता है? 6 M's: man, money, marketing resource, machinery, management structure and miscellaneous. और जो environment business के बाहर है उसको हम क्या बोलते हैं? external environment. हम external environment को change नहीं कर सकते. Students, अगर बाहर बारिश हो रही है, if it is raining outside, can I change the rain? No, I can sell umbrellas. That is what I can do. I cannot change the rain. I can just adapt to it. मान लो एटमॉस्फेयर खराब हो गया, हेलस्टोन्स आने लग गए, मतलब कि बर्फ के गोले गिरने लग गए, हेलस्टोन्स. तो एवरीवन मैं क्या करूंगा? मैं पहले अपनी दुकान में राखी और स्वीट्स बेचता था. अब मैं बाहर अम्ब्रेला का एक स्टॉल रख दूंगा और मैं वहां ऊपर लिखूंगा हेलस्टोन प्रूफ अम्ब्रेला, वेरी स्ट्रॉन्ग ड्यूरेबल अम्ब्रेला. अगर अम्ब्रेला फटी तो हम आपको 100 रुपए देंगे. Yes or no everyone? You change yourself to the external environment and do business. लोग ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, तो मैं Amazon, Flipkart में अकाउंट रजिस्टर कर दूंगा. एंड मैं अगर हर दिन 100 अम्ब्रेला बेच सकता हूं, तो ऑनलाइन आई कैन सेल 500 पर डे ऑल ओवर इंडिया. यस और नो एवरीवन? Yes. तो दैट इज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हमारे कंट्रोल में नहीं है और हमें अपने आप को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज करना पड़ता है. ओके, सो ये मेरा डायग्राम बहुत जरूरी है टू अंडरस्टैंड द वेरियस टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट. नाउ लेट अस गो अप टॉप एंड नाउ लेट अस सी कि बिजनेस एनवायरनमेंट के क्या टाइप्स है. सो स्टूडेंट्स, देयर आर मेनली 2 types of business environment, internal and external. ऐसा भी एमसीक्यू आता है, there are dash types of business environment. बोलो कितने टाइप के हैं? 2 types. That is your answer. 2 type, 3 type, 4 type, 5 type. ऐसा आता है ABCD.
A business has absolute control over internal environment, whereas it has no control on the external environment. Okay? तो यहाँ पे इसको मार्क कर देंगे. So therefore, it is required by business to modify internal environment on the basis of pressure from external. तो मुझे बताना है everyone, internal environment कैसा होता है? कंट्रोलेबल. इंटरनल एनवायरनमेंट कैसा होता है? कंट्रोलेबल. और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कैसा होता है? अनकंट्रोलेबल. और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में और दो सब एनवायरनमेंट्स होते हैं, एक होता है मैक्रो और एक होता है माइक्रो. ऑलराइट, इजी एवरीवन, जाएं आगे. Yes. Internal environment. So internal environment contains the owner, it contains the MD, the non-manager, employee, customer, infrastructure and culture of the business organization. Internal environment में 6 M's आते हैं. सबसे पहला M है man, मतलब कि human resource. Number 2 is money, financial factor. Number 3 is marketing resource, आपकी marketing की team, आपके marketing के लोग. Then 4th is machinery, मतलब कि physical assets. 5 is management structure and nature, जो आप business management में पढ़ोगे. कौन किसको कंट्रोल करता है? डिसेंट्रलाइजेशन है या सेंट्रलाइजेशन है? कैसा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होता है? एंड मिसलेनियस फैक्टर, मतलब कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कंपनी इमेज, ब्रांड इक्विटी, वैल्यू सिस्टम, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. तो ये जो फैक्टर्स है, दे आर विद इन द कंट्रोल ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस कैन मेक चेंजेस इन दीस फैक्टर्स. सबसे पहले हम चले गए ह्यूमन रिसोर्स में, व्हिच इज मैन. एवरीवन इज विद मी? तो एवरीवन, ये है आपके ह्यूमन रिसोर्स. सो ह्यूमन रिसोर्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है. अगर आपके ह्यूमन रिसोर्स में स्किल है, उनका सही एटीट्यूड है, अगर आपके ह्यूमन रिसोर्स मोटिवेटेड है, तो आपका बिजनेस अच्छा करेगा. इफ योर ह्यूमन रिसोर्स आर वेल ट्रेन्ड, योर बिजनेस विल आउट परफॉर्म. नेक्स्ट, नंबर 2 इज फाइनेंशियल फैक्टर. तो आपको क्या करना है कि जो भी आपके कैपिटल रिक्वायरमेंट्स है, हर बिजनेस में 2 टाइप के कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है. नंबर 1 लॉन्ग टर्म, मतलब कि फिक्स्ड एसेट्स, और नंबर 2 वर्किंग कैपिटल, मतलब डे टू डे सैलरी पे करना, परचेसेस पे करना, क्रेडिटर्स को पे करना. राइट? तो आपको उसके लिए पैसा लगेगा. पैसा 2 जगह से आप ले सकते हो. ओन फंड्स मतलब इक्विटी, एंड बोरोड फंड्स मतलब कि डेट, उधार. ओके? और अगर आपके पास पैसा कम है तो यू शुड बोरो मनी, अगर आपके पास एक्सेस पैसा है तो यू शुड इन्वेस्ट. तो ये है फाइनेंशियल फैक्टर जो अकाउंट्स में हम बहुत इन डेप्थ पढ़ने वाले हैं. देन एवरीवन, देयर आर मार्केटिंग रिसोर्स. मुझे बताना मार्केटिंग रिसोर्स में क्या आ जाता है? द क्वालिटी ऑफ मार्केटिंग में ब्रांड इक्विटी, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क. तो ये आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए. देन फिजिकल एसेट्स एंड फैसिलिटी, उसमें सारी मशीन, प्लांट, बिल्डिंग आ जाती है. तो अगर आपके पास अच्छे फिजिकल एसेट एंड फैसिलिटी, आपका बिजनेस अच्छा परफॉर्म कर सकता है. एवरीवन, क्या ये सब हमारे कंट्रोल में है? यस. अगर मेरे बिजनेस में गर्म होता है तो मैं इसी लगाऊंगा. अगर मेरे बिजनेस में बार-बार क्लाइंट कुछ इंफॉर्मेशन पूछता है जो सब एम्प्लॉइज बता नहीं पाते, तो मैं एक वीडियो रिकॉर्ड करके स्क्रीन पे उसको डिस्प्ले करूंगा. अगर मेरा बिजनेस एक डेंटिस्ट की क्लिनिक है, तो जो डेंटिस्ट की चेयर है वो खरीदूंगा. अगर सैलून है तो सैलून की चेयर खरीदूंगा. अगर क्लासरूम है तो बेंचेस खरीदूंगा. यार, क्या ये मेरे कंट्रोल में? यस, ये मेरे कंट्रोल में. क्या पैसा मेरे कंट्रोल में? यस. मैं बैंक से कितना उधार लेता हूं, मैं इक्विटी शेयर्स कितने इशू करता हूं. राइट? क्या ह्यूमन रिसोर्स मेरे कंट्रोल में? यस. जो काम नहीं करता उसको फायर करो, इंटरव्यू अच्छे से कंडक्ट करो, जो क्वालिफाइड पर्सन है उसी को जॉब दो. है ना? तो ये सब हमारे कंट्रोल में है एवरीवन. नेक्स्ट, मैनेजमेंट स्ट्रक्चर एंड नेचर. इसके बारे में डिस्कस नहीं करूंगा बिकॉज़ इसको पूरा एक सब्जेक्ट डिवोटेड है. सब्जेक्ट का नाम है बिजनेस मैनेजमेंट. प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड वेरियस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. तो वो सब्जेक्ट में पढ़ेंगे एवरीवन. एंड देन देयर आर मिसलेनियस फैक्टर. मिसलेनियस फैक्टर में सबसे पहले रिसर्च एंड डेवलपमेंट. तो स्टूडेंट्स, अगर आप R&D करोगे तभी तो आपके बिजनेस अपकमिंग चेंजिंग टाइम के हिसाब से नए-नए प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर पाएगा. राइट? What are the best known companies for fantastic R&D? Apple, Tata Motors. Yes or no? टाइम से पहले, टाइम चेंज होने से पहले लोग न्यू प्रोडक्ट्स लेके आ जाते हैं. राइट एवरीवन? बजाज का इलेक्ट्रिक चेतक आ गया. राइट एवरीवन? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लोगों ने बनाने शुरू कर दिए. तो दैट इज R&D. इससे आपका कंपनी का एक अच्छा इमेज रहता है, आपकी कंपनी के प्रोडक्ट्स अप टू डेट रहते हैं. कंपनी इमेज एंड ब्रांड इक्विटी. अगर मैंने आपको बोला कि मैकडॉनल्ड्स एक नंबर की घटिया जगह है, वहां के एम्प्लॉइज बहुत रूड है, व्हाट इज योर रिएक्शन? क्या रिएक्शन है आपका? मैकडॉनल्ड्स का खाना बकवास है, एम्प्लॉइज रूड है और एक नंबर की गंदी जगह है. व्हाट इज योर रिएक्शन? यस, नो? Yes, no? No. You are saying no because
देयर एम्प्लॉइज आर रियली गुड, हाय सर, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू मैकडॉनल्ड्स, आप उनको गालियां मारोगे तो भी वेलकम टू मैकडॉनल्ड्स बोलेंगे, राइट एवरीवन? देयर एम्बियंस इज रियली गुड, देयर फूड इज रीजनेबली प्राइस्ड। अगर जेब में पैसा नहीं, 50 रुपए कैरी करके भी कोक फ्लोट ले सकते हैं, फ्राइज ले सकते हैं, एक छोटा बर्गर ले सकते हैं, 29-30 रुपए का आता है। सही बात है कि नहीं एवरीवन? आई रिमेंबर गोल्डन डेज यार, जब मैकडॉनल्ड्स कोथरूड आया था, आई वाज सो यंग, जेब में 40 रुपया होता था, एक बर्गर और एक कोक फ्लोट लेता था, 20 रुपए का एक बर्गर, 20 रुपए की कोक फ्लोट, एंड वी यूज्ड टू सिट देयर फॉर 1 आवर। कोई उठाता नहीं, कोई कुछ नहीं बोलता, वो लोग बस टेबल क्लीन करते थे, फिर भी हम बेशर्मों जैसे स्टूडेंट्स बैठे रहते हैं। ऐसा है एवरीवन? इट इज अ रियली नाइस प्लेस टू हैंग आउट, एम आई राइट? मैं अपने बच्चों को लेके जाता हूं तो फ्री में बलून्स दे देते हैं वो लोग, दे आर सो केयरिंग। पता है आपको, बलून दे देते हैं। मेरे घर में मैकडॉनल्ड्स के बलून्स का स्टॉक पड़ा हुआ है, 3-4 दिन से वो बलून है येलो और रेड कलर के हवा पड़े हुए हैं, राइट एवरीवन? सो एवरीवन, दैट इज कंपनी इमेज एंड ब्रांड इक्विटी। अगर मैंने आपको बोला कि वैशाली का खाना बहुत अच्छा है, डू यू एग्री? नो? अरे बाप रे, ठीक है, आई डोंट थिंक यू नो वैशाली, बट मोस्ट ऑफ अस पुणेकर्स वी लव वैशाली, यू आर एंटाइटल्ड टू योर ओन ओपिनियन। अगर मैंने ऐसा बोला कि गणेश भेड़ का खाना बहुत अच्छा है, हाइजीनिक है, वो लोग बिस्लरी का पानी यूज करते हैं, तो यू वुड जनरली बिलीव, यस और नो एवरीवन? दैट इज कंपनी इमेज एंड ब्रांड इक्विटी। ऑफ कोर्स सब लोगों को जगह पसंद नहीं आएगी, बट मोस्ट ऑफ द लोग उसको ट्रस्ट करते हैं। अगर मैंने आपको बोला कि टाटा की कार है, मैं आपको गिफ्ट में 2 कार दूंगा, एक गेम शो है खुल जा सिम सिम, या तो टाटा की कार आप जीत जाओगे, या तो फिर आप मे बी हिंदुस्तान मोटर, वैसे बंद हो चुका है, पर हिंदुस्तान मोटर के एम्बेसडर जीतोगे। तो जनरली आप क्या करोगे, टाटा मोटर की कार ले लोगे, बिकॉज़ इट इज वेरी वेरी अपकमिंग। टाटा मोटर्स का बहुत अच्छा ब्रांड नेम है, एंड दे ओन जैगुआर लैंड रोवर, यस और नो एवरीवन? सो दैट इज कंपनी इमेज एंड दैट इज ब्रांड इक्विटी। इफ you get a job at Reliance Industries Limited, are you happy? You are damn happy, yes or no everyone? Yes. आप इंडिया की बिगेस्ट कंपनी में काम करने वाले हो, सो दैट इज कंपनी इमेज एंड ब्रांड इक्विटी। कंपनी इमेज एंड ब्रांड इक्विटी सालों की गुड प्रैक्टिसेस से आप क्रिएट करोगे, रेगुलर R&D, गुड बिहेवियर विद कस्टमर्स, बिहेविंग इन एन एथिकल वे, टेकिंग केयर ऑफ सोसाइटी, एनवायरमेंट पोल्यूशन नहीं करना, सब लोग का ध्यान रखना, ये सारी चीजें सालों डेकेड्स तक करोगे तो आपकी कंपनी इमेज आएगी। बट अगेन ये आपके कंट्रोल में है। वैल्यू सिस्टम एवरीवन, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, आप अपने एम्प्लॉइज को कितना वेजेस देते हो, कौन सी तारीख को देते हो, कोई एम्प्लॉय मर गया तो क्या आप उनकी फैमिली का ध्यान रखते हो, आपके जो कंपनी में कैंटीन में लोग खाना खाते हैं तो क्या वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन अलग अलग खाना खाते हैं, क्या अलग अलग ग्रेड के लोगों के लिए अलग अलग टेबल है, या सबके लिए एक सही के टेबल है? तो एवरीवन, दैट इज वैल्यू इमेज, राइट एवरीवन? So that is value system of your company. Competitive advantage. What is competitive advantage? Competitive advantage is that unique selling proposition, that something unique, something special about your company which is not present with others products. आपको समझ में आ रहा है क्या everyone? So that is competitive advantage. तो क्या होता है competitive advantage? या तो आपके products best quality के, या तो आपके products एकदम best configuration के, जैसे कि Apple मोबाइल फोन्स, या तो फिर आपके प्रोडक्ट सबसे सस्ते हैं, या तो आपके कंपनी का आफ्टर सेल सर्विसेज बेस्ट है, या तो आपका प्रोडक्ट वैल्यू फॉर मनी, मतलब कि हाईएस्ट फीचर एट लोएस्ट कॉस्ट आपकी कंपनी देती है। सो एवरीवन, दैट इज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, इट इज समथिंग स्पेशल अबाउट यू व्हिच कॉम्पिटिटर्स डू नॉट पोजेस, ओके? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट करने के लिए यू हैव टू आइडेंटिफाई द कॉम्पिटिटर्स. You have to assess competitors' objective, strategy, strength, weakness, and reaction pattern. Then you have to select the strategy to deal with competitors. Okay, everyone? Internal environment आपको समझ में आ गया? Yes. क्या है internal environment? और internal environment में 2 चीजें याद रखना. Internal environment is controllable, and internal environment has 6 M's: man, money, machinery, etc. Is this fine, everyone? No problem at all? तो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, बट आपको घर में जाके क्या करना है, बोलो, लाइन बाय लाइन यू हैव टू रीड one word. If you don't understand, you have to buy a small Oxford dictionary, get the meaning understood, then you have to write with red pen उसका meaning क्या है. You have to ask me tomorrow the doubts, and at home you have to prepare basic notes. क्या notes बनाओगे, चलो मेरे को बताओ. क्या सब लाइंस लिखनी है? No, एकदम basic keywords लिखने हैं. कैसे लिखने हैं देखो, मैं आपको सिखाऊंगा एवरीवन, ध्यान से सुन लो. सबसे पहले तो यू विल राइट कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट होते हैं, ये देखो एवरीवन, ये बिजनेस एनवायरनमेंट होता है 2 टाइप का होता है, इंटरनल कंट्रोलेबल, एक्सटर्नल. अनकंट्रोलेबल एक्सटर्नल के और 2 सब टाइप्स है, माइक्रो मैक्रो. एग्रीड? इतना लिखोगे आप. देन एवरीवन, आगे जाके आप क्या कर सकते हो, ये चरखा आपको दिख रहा है मेरा, Organizing
organization comprises of all entities that exists outside its boundaries, but have significant influence over its growth. What just happened? The computer started reading, okay? Technology everywhere. So anyways, वो आप कर लो. उसके बाद में ये चरखा आपको याद आ रहा है मेरा? हम काफी नीचे आ गए ना? ऊपर गए. या स्टूडेंट्स ये पूरा डायग्राम ठीक से ड्रॉ कर लो. फिर आप क्या लिख लोगे? इंटरनल एनवायरनमेंट इज कंट्रोलेबल. उसमें 6 M's लिख लो. आप में से कोई होगा जिसका टारगेट होगा मिनट रैंक, तो वो क्या करेंगे? मैन के अंदर क्या क्या लिखना है वो कीवर्ड्स लिख देंगे. देन मनी के बारे में लिख देंगे. मनी मतलब कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड व्हाट नॉट. ठीक है, तो ऐसा थोड़ा लिख सकते हो. एटलीस्ट 7-8 लाइन तो लिख के लाओ. उससे आपका मन लगेगा. फोर्सफुली यू विल स्टडी. फोर्सफुली पढ़ाई होगी, है ना? और ये जो आपके नोट्स है इसमें आप जो भी कुछ भी पढ़ते हो यू हैव टू स्टार्ट हाईलाइटिंग. इज दिस ओके? सो हाईलाइट ऑल ऑफ दिस. ये जो सब हमने पढ़ा ना, इसको हाईलाइट करो और घर पे जाके नोट मेकिंग करो. नोट मेकिंग इन एमसीक्यू सिचुएशन. ये एमसीक्यू है ना, यहाँ पे कोई राइट और रॉन्ग नोट मेकिंग नहीं है. आप जैसे भी नोट्स बनाओगे आपको इसका फायदा होगा. इट विल हेल्प यू. Is this absolutely okay everyone? It will help you focus, it will help you study. So please आप लोग कल notes बना के आओ. We will resume with external environment tomorrow. All right, students, we are now moving over to external environment. अच्छा मुझे बताना कि internal environment क्या होता है? Internal environment comprises that environment which is within my organization और मैं उसको control कर सकता हूँ. External environment क्या होता है? मेरी जो organization की दीवार है उसके बाहर का environment है, उसको हम control नहीं कर सकते, right? So, external environment comprises of all entity which exist outside the boundary of business. जो inside the boundary internal environment होता है. An organization has little or no control over external environment. अब मुझे एक बात बताना, how can there be little control? How can I control external environment? How can I control taxation? मैं बताता हूँ कैसे. मेरी बात ध्यान से सुनो. If you are a huge organization like Reliance or Tata, Reliance Group, Tata Group, which constitutes a major portion of income tax revenue of government, and it employs workforce of lakhs of people. तो गवर्नमेंट ये कंपनी की सुनती है. तो अगर रिलायंस ने गवर्नमेंट को बोला कि देखो ये जो टैक्सेस आपने चार्ज किए, दिस सीम्स टू बी अनफेयर, आप ये टैक्सेस को थोड़ा कम करो, हमारा परफॉर्मेंस अच्छा होगा, उतने लोगों को जॉब मिलेगी और उतनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, तो गवर्नमेंट सुन सकती है. तो इतनी बड़ी कंपनी जिसमें बहुत पावर होती है, ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को थोड़ा सा मैनिपुलेट और कंट्रोल कर सकती है. दिस इज ओके एवरीवन? सो इसी के लिए हम बोलते हैं लिटिल और नो कंट्रोल. और अगर आप छोटी ऑर्गेनाइजेशन को भी देखोगे तो मान लो जीएसटी आ गया, एंड लेट अस से कि मैं शर्ट मैन्युफैक्चर करता हूं, मुझे जीएसटी आ गया, और जीएसटी आने की वजह से हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में 10 लाख लोग की जॉब चली गई और सब डाउनसाइज हो गए, आधी कंपनीज बंद हो गई. तो क्या हम एक यूनियन या एसोसिएशन फॉर्म करके गवर्नमेंट के सामने प्रेजेंटेशन कर सकते हैं कि आप हमारे केस में जीएसटी हाफ कर दो, 18 का 9% कर दो, तो हमारी इंडस्ट्री रिवाइव हो जाएगी? यस. और गवर्नमेंट हमारी सुनेगी. राइट एवरीवन? सो यू हैव लिटिल कंट्रोल. थोड़ा सा कंट्रोल आपका होता है ओवर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, एंड यू नीड टू कॉन्स्टेंटली मॉनिटर. प्रॉब्लम ये है कि यार कंट्रोल नेग्लिजिबल है. ओवरऑल तो नो कंट्रोल है हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे. कब डिमोनेटाइजेशन हो रहा है, कब टैक्सेशंस चेंज हो रहे हैं, कितना हमें टैक्स पे करना है, इस पे हमारा कंट्रोल नहीं है. तो हमें क्या करना पड़ता है? कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करना होता है कि यार एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है कंपटीशन. लाइक रिलायंस जियो. तो अगर मैं टेलीकॉम कंपनी हूं और रिलायंस जियो ने 4G फ्री कर दिया, तो उनके फ्री करने के साथ साथ मुझे भी फ्री करना पड़ेगा, तो मेरे सब्सक्राइबर वहां पे नहीं जाएंगे. आपको समझ में आया कि अभी में? तो आपको क्या करना है? कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करना है. अगर मेरी दूध की डेयरी है और डेयरी में मेरे बाजू में एक नई डेयरी खुल गई और उसने आधा रेट कर दिया, दही है 100 रुपया, मान लो 100 रुपया हाफ के जी, तो उसने कर दिया इंट्रोडक्टरी प्राइस 50 रुपी हाफ के जी, तो मैंने भी 50 करना पड़ेगा. आपको समझ में आ रहा है क्या एवरीवन? तो आई नीड टू कॉन्स्टेंटली मॉनिटर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड आई नीड टू चेंज माई सेल्फ, आई नीड टू अडेप्ट टू एक्सटर्नल चेंजेस. तो स्टूडेंट्स मेरी बात ध्यान से सुनो. इंटरनल एनवायरनमेंट को हम क्या कर सकते हैं? हम उसको दबा के हम उसको चेंज कर सकते हैं, बट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हमें चेंज करने लगा है. सो यू हैव टू मॉनिटर एंड यू हैव टू चेंज योरसेल्फ अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट.
बोलो हम कैसा रिस्पॉन्स कर सकते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को, प्रोएक्टिव या रिएक्टिव। अब प्रोएक्टिव रिएक्टिव क्या है, हम एक पहले छोटा सा एग्जांपल देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एवरीवन, बहुत इंपॉर्टेंट, और आप मेरी बात ध्यान से सुनोगे। हमारे सामने दो लोग हैं, एक है परिमल और एक है प्रिया। परिमल बुक्स डिलीवर करने का बिजनेस करता है और इसके लिए वो एक हीरो होंडा एक्टिवा यूज करता है। प्रिया भी बुक्स की डिलीवरी यूज करती है और उसके लिए एक्टिवा यूज करती है, दोनों बिजनेस ओनर्स हैं। परिमल ने क्या किया कि परिमल का एटीट्यूड है देख लेंगे चलता है, नंतर बहू बाद में देखेंगे। तो ये क्या करता है, जब प्रॉब्लम अराइज होती है ना तो फिर उसके बारे में सोचता है और रिएक्ट करता है। तो परिमल ने क्या किया, उसने गाड़ी की सर्विसिंग ही नहीं की 3-5 साल तक, तो सर्विसिंग का खर्चा नहीं आया। प्रिया ने परिमल को पूछा कि यार तू गाड़ी का सर्विसिंग नहीं करता है, किसी दिन गाड़ी खराब हो गई तो? उसने बोला जब खराब होगी तो देखेंगे, खराब हुई तो नहीं ना। उसका वैसा एटीट्यूड है। तो इसने गाड़ी का सर्विसिंग नहीं किया 3 साल तक और उसने कितना पैसा सेव कर दिया, मान लो 8000। बट एक दिन क्या हो गया, इंजन ही पूरा सीज हो गया, इंजन जैम हो गया गाड़ी का, पूरा इंजन चेंज करना पड़ेगा 30,000 रुपए का। इसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टिव। रिएक्टिव मतलब कि जब दुर्घटना घटती है या प्रॉब्लम आती है तो हम उस पर रिएक्ट करते हैं। दूसरा अप्रोच आप क्या कर सकते हो, प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव मतलब कि आप ये समझ के लो कि प्रॉब्लम अराइज हो सकती है, तो प्रॉब्लम होने से पहले आप उसका ध्यान रखो। हाउ? तो प्रिया क्या करती है, प्रिया प्रिवेंट करती है प्रॉब्लम बिफोर दे अराइज बाय सर्विसिंग हर टू व्हीलर। अपने टू व्हीलर को वो सर्विसिंग करती है हर 3 मंथ्स में, हर 4 मंथ्स में। और उसने कितना सर्विसिंग का खर्चा किया है, 8000 रुपए 3 इयर्स तक। और परिमल उस पर हंस रहा है। बट डियर स्टूडेंट्स, प्रिया की गाड़ी मिंट कंडीशन में है और प्रिया की गाड़ी खराब नहीं होती, इससे उसका बिजनेस रुकता नहीं है। यहाँ पे परिमल को टेंशन आ गया, अलग वो अलग बात। उसकी गाड़ी 20 डेज तक अभी रिपेयर सेंटर में रहेगी, वो एक अलग बात। एंड एवरीवन 30,000 का खर्चा हो गया, वो उसका अलग प्रॉब्लम। आपको समझ में आ रहा है एवरीवन? तो या तो आप पहले से एनवायरनमेंट को देखो, उसको स्टडी करो, जान लो कि एनवायरनमेंट कैसे चेंज हो सकता है, अपने आप को चेंज कर दो। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोएक्टिव। या तो फिर आप दुर्घटना तक रुको और आप रिएक्ट करो। सही बात है कि नहीं एवरीवन? अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं आपको प्रोएक्टिव रिएक्टिव का और एक एग्जांपल देता हूं, ध्यान से सुनेंगे। देयर वाज अ टाइम इन माय एकेडमी कि मेरे पास बहुत लिमिटेड पैसे थे और सीसीटीवी सिस्टम बड़े महंगे थे, 25,000 रुपए का था। बट आई डिड नॉट हैव दैट मच मनी, आई जस्ट स्टार्टेड आउट। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी का मुझे ईएमआई पे करना है, इतने 20 लाख के एसेट्स है, बेंचेस, एसी, मॉनिटर्स, उसका मुझे ईएमआई पे करना है। मेरे पास 25,000 नहीं थे, बट मैंने कैसे वैसे करके सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल किया और सीसीटीवी कैमरा मैंने यूज करना शुरू किया। तो मैंने क्या किया एवरीवन, यहाँ पे प्रोएक्टिव। सीसीटीवी कैमरा पे कितना मैंने इन्वेस्ट किया, 25,000। उससे मेरा कितना फायदा हो गया, 1 लाख रुपए का, क्योंकि कोई भी अब मेरे एसेट्स को चोरी नहीं करेगा, कोई भी मोबाइल फोन को चोरी नहीं करेगा, कोई भी कैश चोरी नहीं करेगा। कैश काउंटर पे कैशियर अगर अननोन पर्सन है तो कैश चोरी करके भाग सकता है ना एवरीवन? आपको समझ में आ रहा है क्या? इसको बोलते हैं प्रोएक्टिव। वैसे अगर आपने एक सिक्योरिटी गार्ड हायर किया 12,000 तो 12,000 पर मंथ आपका खर्चा है, बट उससे आपकी कभी चोरी नहीं होगी एंड यू आर सेफ एंड यू आर प्रोटेक्टेड। सही बात है कि नहीं? तो ये सारी चीजें क्या है, प्रोएक्टिव। रिएक्टिव मतलब कि रुक जाओ और एक्सीडेंट होने दो और चोरी होने दो 1-1 लाख रुपए की, बाद में फिर उसके ऊपर एक्शन लो। क्या फायदा एक्शन लेके, 1 लाख रुपए तो आपका लॉस्ट हो गया ना एवरीवन? डिड यू अंडरस्टैंड? सो ये बहुत जरूरी चीज है, वारंटी लेना, सिक्योरिटी लेना, सीसीटीवी कैमरा लगाना और गाड़ी का रेगुलर सर्विस करना, इसको हम बोलते हैं प्रोएक्टिव मेजर्स। इज दिस फाइन एवरीवन? नो प्रॉब्लम एट ऑल? तो बोलो, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ कैसा आप रिएक्शन कर सकते हो, प्रोएक्टिव और रिएक्टिव। कैसा करना चाहिए हमें, प्रोएक्टिव। दुर्घटना घटने से पहले उसको टैकल कर दो आप, राइट? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक एनवायरनमेंट होता है कंपनी के बाहर बट एकदम नजदीक का, उसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो और ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट। और एक एनवायरनमेंट होता है बहुत दूर का, उसको हम क्या बोलते हैं, मैक्रो और जनरल एनवायरनमेंट। अब जरा हम हमारा चरखा देखेंगे, we will see our diagram to understand this better and students look at this, okay? तो सबसे पहले तो मैं चाहता हूं कि आप बिजनेस के अंदर देखो, तो जो बिजनेस के अंदर का कंट्रोलेबल एनवायरनमेंट है वो कौन सा है, इंटरनल एनवायरनमेंट। जो बिजनेस के बाहर है वो क्या हो गया, एक्सटर्नल। जो एकदम बिजनेस के नजदीक है उसको क्या बोलते हैं, माइक्रो एनवायरनमेंट, आल्सो कॉल्ड एज टास्क एनवायरनमेंट, आल्सो कॉल्ड एज ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट। और जो कंपनी से एकदम दूर है, मैक्रो, जनरल या रिमोट एनवायरनमेंट। मैक्रो, जनरल या रिमोट एनवायरनमेंट।
तो जो हमारे एकदम नजदीक है माइक्रो, जो एकदम दूर है मैक्रो. ओके, चलो लेट अस गो बैक नाउ एंड लेट अस स्टडी कि माइक्रो मैक्रो क्या है. सो माइक्रो एनवायरनमेंट इज आल्सो नोन एज task environment and operating environment, because micro environment forces, though they are external, they still have a direct bearing on operations of the firm. So these environments consist of factors in company's immediate environment that affects the performance and working of the company. Micro are more intimately linked with the company than macro. So micro environment factors कौन से, कंपनी से just बाहर, they are intimately linked with the company, और ये हमें immediately affect कर देते हैं, तो हमें इस पर बहुत ध्यान देना है. Micro forces need not necessarily affect all the firms in particular industry in similar way. Everyone, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. Please listen to me very carefully. जो माइक्रो एनवायरनमेंट है उसमें सबसे पहला और एसेंशियल फैक्टर है कस्टमर. तो अगर डिमोनेटाइजेशन आ गया तो जो कस्टमर्स है, या अगर मार्केट में रिसेशन आ गया, मतलब कि सब लोग गरीब होने लग गए और जॉब्स जाने लग गए सबकी, तो जो कस्टमर है ना उसके पास पैसा कम होता है. बट क्या एक डॉक्टर को सेम फर्क पड़ेगा जो एक रेस्टोरेंट को पड़ेगा? नो. रेस्टोरेंट में कस्टमर आना कम हो जाएंगे और वो लोग खाने पे खर्चा कम करना शुरू करेंगे. दे विल स्टॉप हैविंग लैविश फूड, दे विल स्टार्ट हैविंग बेसिक फूड लाइक दाल भात, यस और नो एवरीवन, दाल राइस या बेसिक सब्जी. नॉनवेज खाना बंद कर देंगे. तो रेस्टोरेंट को फर्क पड़ा? यस. डॉक्टर को फर्क पड़ा? नो. आपको समझ में आ रहा है? तो माइक्रो फैक्टर, माइक्रो फोर्सेस affect different firms in different ways. All right? Micro environment factors, internal factors close to business that have direct impact on strategy are customers, employees, suppliers, shareholder and media. एक-एक करके पढ़ेंगे and competitors. So सबसे पहले हम कस्टमर को पढ़ेंगे. तो सबसे पहले तो एवरीवन, कस्टमर्स ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत जरूरी होते हैं. ये लोग तो हमें पैसा देते हैं. सो कस्टमर नीड्स एंड वांट्स के हिसाब से आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा. कस्टमर्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मैं आपको सिखा रहा हूँ, ध्यान से सुनो. जो पर्सन आपके गुड्स को यूज करता है उसको बोलते हैं कंज्यूमर. सो यू शुड अट्रैक्ट कंज्यूमर. जो पर्सन पे करता है उसको बोलते हैं कस्टमर. लाइक फॉर एग्जांपल, शॉपकीपर की दुकान में हेयर बैंड है. तो एक छोटी सी लड़की है 3 साल की, इसने बोला पापा आई वांट हेयर बैंड. तो किसको हेयर बैंड चाहिए? कौन जिद कर रहा है? बच्चा जिद कर रहा है. बट पे कौन करेगा? उसके पापा पे करेंगे. सो राइट एवरीवन, सो दीस पीपल आर कंज्यूमर और जो पे करता है वो कस्टमर है. और एक चीज याद रखनी, अगर आप गुड्स सेल करते हो तो कस्टमर है, सर्विसेज प्रोवाइड करते हो तो पर्सन क्लाइंट है. अच्छा, नेक्स्ट है एम्प्लॉइज. तो एम्प्लॉइज आर ह्यूमन रिसोर्स. आपको एम्प्लॉइज को अट्रैक्ट करना है और उनको रिटेन करना है. अगर आपके एम्प्लॉइज आपको छोड़ के जा रहे हैं, इसको हम बोलते हैं लेबर टर्नओवर. इट कैन बी वेरी बैड फॉर योर कंपनी, बिकॉज नंबर 1, जो लोग काम कर रहे थे वो काम नहीं करेंगे तो कंपनी का गुड सर्विस रुक जाएगा प्रोवाइड होना. मान लो कि मेरे 20 टीचर्स और 20 के 20 छोड़ के चले गए, तो यार मुझे प्रॉब्लम हो जाएगा ना, क्योंकि फिर 10 डेज तक क्लासेस नहीं होगी. हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, मेरा स्ट्रक्चर ऐसा है, कोई छोड़ देगा तो मैं सिखा दूंगा. राइट एवरीवन? बट हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, मान लो कि मेरा स्कूल है, 20 टीचर्स है, 20 के 20 छोड़ देगा तो इंपैक्ट हो जाएगा ना मुझे. नंबर 2, न्यू लोग को हायर करके, रिक्रूट करके उनको सिखाने में और खर्चा होगा, तो डबल खर्चा होता है. एक तो आपका बिजनेस का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मतलब बिजनेस का इनकम नहीं आएगा, और नंबर 2, न्यू लोग को हायर करना, उनको ट्रेन करने का खर्चा होगा. इसी के लिए टेक केयर ऑफ योर एम्प्लॉइज. उनकी जो जरूरतें पूरी करो. एम्प्लॉइज की 2 नीड्स होती है, एक होती है फाइनेंशियल, पैसे की, एक होती है नॉन फाइनेंशियल. नॉन फाइनेंशियल मतलब उनको इज्जत देना, उनको तंग नहीं करना, उनको छुट्टियां देना, उनको एक अच्छा वर्क एनवायरनमेंट देना. अभी एम्प्लॉय आ गया, उसको एसी नहीं दिया आपने, उसके फैन ही नहीं है, वो पसीना हो रहा है, बेचारा पसीने में काम कर रहा है, तो नहीं रुकेगा एम्प्लॉय. बार बार उसकी बदली कर रहे हो, महाराष्ट्र से गोवा भेज रहे हो, गोवा से दिल्ली भेज रहे हो, एम्प्लॉय छोड़ देगा. राइट एवरीवन? तो एम्प्लॉय की जरूरतें पूरी करो. नंबर 2 है सप्लायर्स. अब सुनो, सप्लायर वो लोग होते हैं जो हमें गुड सर्विसेज देते हैं, जिसको हम आगे सप्लाई करते हैं. आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर्विस सेक्टर में सप्लायर की कोई कीमत नहीं है. यू आर रॉन्ग. थिंक ऑफ मी. मैंने आपके हाथ में आपको नोट्स दिए, तो नोट्स किसने प्रिंट किए? सप्लायर ने प्रिंट किए. देन जो मेरे फैकल्टीज आपको सिखा रहे हैं वो लोग मेरे सप्लायर्स हैं. जो मेरी एडमिन टीम के कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो लोग मेरे सप्लायर्स हैं. तो जब तक मैं ये लोगों से गुड्स नहीं लूंगा, क्या क्या गुड्स? इलेक्ट्रिसिटी, रिपेयरिंग ऑफ एसीज. सही बात है कि नहीं एवरीवन? देन नोट्स, देन फैकल्टीज एंड टीचर्स. जब तक मैं ये लोगों को पे नहीं करूंगा और मैं अच्छे गुड्स नहीं लूंगा, मैं आपको कैसे सप्लाई कर पाऊंगा? आपको समझ में आ रहा है एवरीवन?
और गुड्स वाली इंडस्ट्री में तो और बड़ा प्रॉब्लम है। लेट अस से दैट आई एम सेलर ऑफ टी। क्या बेचता हूं मैं? टी, मतलब पीछा है। ओके एवरीवन, सो आई सेल टी। अब टी बनाने के लिए मुझे टी बैग्स लगेगा, शुगर लगेगा, मिल्क लगेगा, इलायची, अदरक लगेगा। अगर ये सप्लायर ने मुझे सप्लाई नहीं किया और आप मेरे रेस्टोरेंट में आ गए तो मैं आपको क्या बोलूंगा? सॉरी, वी डोंट हैव टी टुडे। आप ऑफिस चले जाओगे, कभी नहीं होगे। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? तो सप्लायर का राइट टाइम पे आपको गुड सर्विस सप्लाई करना बहुत जरूरी है। सप्लायर ने आपको डिलीवरी देना, फ्री डिलीवरी देना, वारंटीज देना और गुड क्वालिटी गुड्स देना बहुत जरूरी है। अगर आपके सप्लायर नाखुश है तो आपके कस्टमर्स की बैंड बजा देंगे वो। सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर सप्लायर्स। इज दिस ओके एवरीवन? अगर उन्होंने रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ा दिया, उन्होंने अपने मटेरियल का प्राइस बढ़ा दिया तो आपको इंपैक्ट हो जाएगा, बिकॉज सप्लायर प्राइस इंक्रीज कर देगा बट कस्टमर्स प्राइस कम पे खरीदने के लिए बोलेगा, तो आपके लॉस हो जाएंगे। एवरीवन, द नेक्स्ट पार्टी शेयर होल्डर। शेयर होल्डर्स आर योर ओनर्स। उनको हर क्वार्टर, हर साल हिसाब किताब चाहिए, कंपनी ने कितना कमाया है, कंपनी ने गलत काम तो नहीं किए। शेयर होल्डर्स जनरल मीटिंग में कंपनी को पूछते हैं कि आपने भावनगर में फैक्ट्री खोली है और हमें मालूम पड़ा है कि वहां पे लोगों की बस्तियां डिमोलिश की गई है, क्या ये सच है? अगर सच है तो आज ही मेरे को मेरा पैसा विड्रॉ करना है। I don't want to invest in a company. Yes or no everyone? तो shareholders are very sensitive towards image of the company. कंपनी क्या काम कर रही है, कंपनी सरवाइव कर पा रही है या नहीं। आइडिया वोडाफोन का क्राइसिस हो रहा है, शेयर होल्डर्स डर रहे हैं कि प्राइस गिर जाएगा, तो शेयर होल्डर आइडिया वोडाफोन से पूछ रहे हैं कि आपके सब्सक्राइबर सारे जियो और एयरटेल में क्यों जा रहे हैं? आप बंद कर रहे हो क्या कंपनी आपकी? आप लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे क्या? तो फिर मेरा पैसा मुझे आपके रिटर्न कर दो, राइट? तो शेयर होल्डर्स को आपको संभाल के लेना पड़ता है। ओनर्स है एवरीवन, देन एवरीवन होती है मीडिया। एंड मीडिया कैन मेक यू एंड मीडिया कैन ब्रेक यू। और आजकल हम कौन सी जनरेशन, कौन सी एरा में? वी आर इन द एरा ऑफ सोशल मीडिया एंड दैट टू फेक न्यूज। अरे वो नरेंद्र मोदी मेट्रो और ट्रेन पे बैठ के कोई एक सेक्शन ऑफ लोगों को हाई कर रहा है, कैमरा के वो एंगल से दिख रहा है कि वहां पे कोई नहीं है, तो उसका वीडियो वायरल कर दिया, वो भी कितना 5 सेकंड का। ऐसा नहीं कि 20 सेकंड का वीडियो दिखाओ, क्योंकि 5 सेकंड के बाद मोदी टर्न होता है और फिर कैमरा एंगल टर्न होकर वहां पे लोग दिखते हैं। आपको समझ में आ रहा है कि एवरीवन, इट कैन बी सो डिसेप्टिव। कोई सेलिब्रिटी है जो अपने घर के बाहर एक पानी का जग है जिससे वो पौधे को पानी डाल रहा था, उसने पानी रोड पे फेंक दिया, तो कोई ऐसा दिखा सकता है कि उसने कुछ पेस्टिसाइड्स फेंक दिए या तो उसने कुछ कॉफी फेंक दिए और उससे जो रास्ते के प्लांट्स हैं वो मर गए। कुछ भी फोटो डाल के आप कुछ भी लिख सकते हो, इसको हम क्या बोलते हैं? फेक न्यूज, है ना एवरीवन? तो आपको बहुत केयरफुल होना है कि मीडिया का आपके बारे में क्या इमेज है। बीच में मीडिया थी सलमान खान को काटने पे तोड़ी थी, बीच में आपको टाइम याद है? आई थिंक यू वर यंग। सलमान खान ने वो बग्स को भी मारा था, लोगों को भी कुचला था रोड के ऊपर, तो वो टाइम पे मीडिया इतनी गंदी पीछे पड़ी। सलमान खान, बीच में संजय दत्त और अभी वो दीपिका पादुकोण। ये सब है ना? या कि वो जेएनयू में गई और उसने ये किया, एंड यू नो सारे भक्त बोल रहे हैं कि ये गलत बात है, आप आतंकवादियों को सपोर्ट कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप, तो आपकी जो मूवी है उसको बॉयकॉट कर देंगे। बाय द वे, वो लेडी ने जो भी एक्ट किया, बट उसकी जो मूवी है वो काफी जेन्युइन है एवरीवन। इससे जो एसिड विक्टिम्स हैं उनको एक रिकॉग्निशन मिल रहा है, उनके फायदे के लिए लॉज बन रहे हैं, लोग डोनेशंस कर रहे हैं, लोग उनको हेल्प कर रहे हैं। तो वो ऑब्जेक्ट में वो लेडी सक्सेसफुल हुई, जस्ट बिकॉज उसकी मूवी कमा नहीं रही तो इसका ये मतलब नहीं आप उसको डिफेम करो। सही बात है कि नहीं? बट मीडिया क्या कर रही है? उसको डिफेम कर रही है। और आजकल मीडिया नहीं, आजकल सोशल मीडिया हो गई, लोग हो गए, राइट एवरीवन? बीच में आमिर खान ने बोल दिया था कि इंडिया इंटॉलरेंट हो गया है ना? तो फिर वो जो भी बाबा कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर था, वो कंपनी को नेगेटिव रेटिंग देना शुरू कर दिया, 1 स्टार रेटिंग देना शुरू कर दिया। गूगल में कुछ भी चालू होता है। So positive media attention can make an organization, negative can break an organization. Okay? तो organizations क्या करती है कि public relation officers, जिसको हम PR consultant या guru बोलते हैं, guru, to help them manage a particular event or incident. Okay? And now ये media social media से replace हो गया, तो Twitter, Instagram, Facebook पे आपका एक presence होना चाहिए। कभी भी आपके against कोई fake news डाले, आपको clarify immediately कर देना चाहिए। ये सब है एवरीवन। हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है उसने ऑनियन और उसके प्राइसेस के बारे में एक स्टेटमेंट बोला था कि मेरे घर पे नहीं खाते तो मेरे घर वालों को मुझे नहीं पता, ऐसा उसने स्टेटमेंट बोला था। और लोगों ने वो वायरल क्लिप बना दिया, उसको मिस इंटरप्रेट करके ऐसा अपीयर हो रहा था कि वो इकोनॉमी के बारे में बात करी जबकि अपने घर के बारे में बात करी थी। तो ये सब फेक न्यूज आजकल आने लगी, हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, राइट एवरीवन? कॉम्पिटिटर,
एवरीवन, कॉम्पिटिटर तो बहुत डेंजरस चीज है आजकल की दुनिया में जहाँ कठोर कंपटीशन है। तो कॉम्पिटिटर्स के पास क्या होता है एवरीवन? यूनिक सेलिंग पॉइंट, आल्सो कॉल्ड एज यूनिक सेलिंग प्रेपोजिशन। यूनिक सेलिंग पॉइंट का दूसरा नाम क्या है? यूनिक सेलिंग प्रेपोजिशन। दोनों को यूएसपी हम बोलते हैं। तो आपके कॉम्पिटिटर का क्या यूएसपी है कि वो आपको सस्ते में गुड्स देते हैं कस्टमर को। हमारा यूएसपी क्या है? वी आर एप्पल, हम बेस्ट क्वालिटी गुड्स देते हैं और हम उसका 1 लाख चार्ज करते हैं। हम कॉस्ट में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, वी आर प्रोवाइडिंग द बेस्ट ऑफ सर्विसेज। आपको समझ में आया एवरीवन? तो हर कंपनी का अपना अपना यूएसपी होता है। किसी का होता है बहुत अच्छी आफ्टर सेल्स, किसी का होता है बहुत अच्छा प्रोडक्ट, किसी का होता है बहुत कम कॉस्ट, राइट? तो आपको अपना यूएसपी डिफाइन करना है। अगर आपका यूएसपी स्ट्रांग है तो कॉम्पिटिटर से आपको डरने की जरूरत नहीं है। एवरीवन, मूविंग ओवर टू मैक्रो एनवायरनमेंट। मैक्रो एनवायरनमेंट मतलब कि बहुत दूर का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। मैक्रो एनवायरनमेंट इज नोन एज जनरल एनवायरनमेंट, आल्सो कॉल्ड एज रिमोट एनवायरनमेंट। मैक्रो फैक्टर्स आर मोर अनकंट्रोलेबल देन माइक्रो एनवायरनमेंट फैक्टर्स। माइक्रो पे आपका थोड़ा कंट्रोल होगा, मैक्रो एकदम ही अनकंट्रोलेबल होता है। When macro factors become uncontrollable, the success depends upon adaptability to the environment. Macro factors के आगे हम हाथ जोड़ते हैं और हम बोलते हैं ठीक है भाई, आप सही हो, हम गलत हैं, हम आपके हिसाब से चेंज हो जाएंगे। ओके एवरीवन, एक मैक्रो फैक्टर का आपको एग्जांपल देता हूँ स्टूडेंट्स, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनो। हुआ ये कि मैंने 50,000 रुपए देके एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना शुरू किया जिससे कंप्यूटर के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर सब स्टूडेंट्स एग्जाम दे पाएंगे। ठीक है एवरीवन, हम लोग का ऑनलाइन कंप्यूटर पेपर है ना, तो सारे स्टूडेंट्स कंप्यूटर पे एग्जाम दे पाएंगे। डाउन द लाइन इट टर्न्स आउट कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के घर पे कंप्यूटर नहीं है। यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके पास खुद का कंप्यूटर है? भाई बहन का नहीं, मम्मी पापा का नहीं, खुद का कंप्यूटर। 3-4 ऑफ यू। बट यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके खुद के पास एक स्मार्टफोन है? ऑल ऑफ अस, हम लोग सब। फर्क समझा एवरीवन? तो मैंने क्या किया, वो जो मेरा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर था उसका डेवलपमेंट आधे में छोड़ा और एंड्रॉइड ऐप बना दिया मैंने। और अब हमारे सारे टेस्ट वीडियो लेक्चर एंड्रॉइड ऐप में जो हर बच्चा मोबाइल के ऊपर देखता है। अगर मैं ग्राफ देखूंगा ना तो सिर्फ 1% लोग मेरे वीडियो लेक्चर कंप्यूटर पे देखते हैं, 99% स्टूडेंट्स उसको मोबाइल फोन के ऊपर देखते हैं। एवरीवन, दैट इज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को आप चेंज नहीं कर सकते, आपको उसके हिसाब से चेंज होना है। यू हैव टू चेंज योरसेल्फ, ओके? नहीं तो आपकी हालत हो जाएगी, आप बैंकरप्ट हो जाओगे, कंपनी आपको बंद करनी पड़ेगी। ओके, सो याद रखना, मैक्रो फैक्टर कैसा होता है? अनकंट्रोलेबल। तो आपका सक्सेस डिपेंड होता है कि आप अपने आप को बाहर के एनवायरनमेंट के अनुसार चेंज कर पा रहे हो या नहीं। एंड लुक एट नोकिया एवरीवन। नोकिया याद है आपको? एक टाइम पे दुनिया की नंबर 1 मोबाइल कंपनी थी, आज क्या हो गया वो? कुछ बचे नहीं वो। मैक्रो एनालिसिस का एक्रोनिम है स्टीप और दूसरा एक्रोनिम है पेस्टेल। स्टीप मतलब कि एस फॉर सोशियो कल्चर एंड डेमोग्राफिक। एवरीवन, एस फॉर सोशियो कल्चरल एंड डेमोग्राफिक। T for technology, E economic conditions, E ecology and physical environment, and P political and legal. Pestel भी आता है, abbreviation उसका acronym political, economic, sociological, technological, legal, environmental. The term pestel has been in use for the last 10 years. But हमारी बुक में क्या दिया हुआ है? STEEP. तो हम STEEP को फॉलो करेंगे। नंबर 1 सोशियो कल्चरल एंड डेमोग्राफिक। तो स्टूडेंट्स, सोशियो कल्चर एंड डेमोग्राफिक मतलब कि पर्टेनिंग टू सोसाइटी एंड डेमोग्राफिक मतलब कि पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में मेल फीमेल कितने हैं, बच्चे बूढ़े कितने हैं, वर्किंग नॉन वर्किंग लोग कितने हैं, राइट एवरीवन? तो जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे, सोशियो कल्चरल मतलब कि पर्टेनिंग टू सोसाइटी, सोशियो सोसाइटी, कल्चरल मतलब हमारा कल्चर, ट्रेडिशंस, क्या कपड़े पहनते हैं, क्या लैंग्वेज हम यूज करते हैं, क्या हमारे सोच विचार है। एंड डेमोग्राफिक्स मतलब कि कॉम्पोजिशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। ओके एवरीवन, तो ध्यान से सुनो। कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं मॉड्यूल के, कुछ हम अपने भी एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। आपका जो बिजनेस है उसका सक्सेस डिपेंड करता है सोसाइटल वैल्यूज एंड लाइफस्टाइल व्हिच चेंज ओवर टाइम, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ these directly or indirectly they leave an impact on business. For example, over the past generation it has become acceptable for women to work. People are not retiring at 65, and people are more aware of the environment. तो मुझे एक बात बताना है एवरीवन, क्योंकि लोग एनवायरनमेंट से अवेयर हो गए, तो हम सारे ऑर्गेनाइजेशन से क्या करना शुरू कर दिया है? मेकिंग पेपर बैग्स एंड टोटे बैग्स, बिकॉज वी आर एनवायरनमेंट कॉन्शियस। कैसा हो एवरीवन?
The changes in culture and lifestyle can come from various sources. Medical, smoking, healthy eating, exercises. तो आजकल लोग क्या कर रहे हैं, पहले स्मोकिंग ज्यादा करते थे, तो पहले सिगरेट शॉप्स ज्यादा रन करती थी, आजकल स्मोकिंग बहुत कम हो गया है। मोस्ट रेस्टोरेंट पे लिखा हुआ है नो स्मोकिंग, देयर आर नो स्मोकिंग रूम्स। आजकल लोग हेल्दी ईटिंग कर रहे हैं, people are eating salad, they are eating celery, and they are eating lettuce, and they are eating small miniature tomatoes and whatnot. People are cutting down on heavy meat, they are cutting down on ghee and whatnot. People आजकल उतने एक्सरसाइज करते हैं, तो जो आपका बिजनेस है उसमें अगर आपने जिम्नेशियम खोल दिया या आपने एक्सरसाइज रिलेटेड डाइटिंग कंसल्टेंसी खोल दी तो आप उसमें बहुत कमाओगे। आप अपने रेस्टोरेंट के मेन्यू में अगर डाल दोगे लो कैलोरी या जीरो कैलोरी ड्रिंक्स फॉर डायबिटिक एंड कैलोरी कॉन्शियस, ऐसा बिजनेस करोगे, मैं क्या बताऊं, ऐसा अपना एवरीवन। तो ये बहुत फायदा है एवरीवन। मुझे भी हाई शुगर होता है तो मैं भी क्या करता हूँ, आई गो ओनली टू दोस प्लेसेस जहाँ पे मुझे कॉफी के साथ शुगर फ्री मिलता है, लाइक मैकडॉनल्ड्स, सीसीडी एंड स्टारबक्स। दे गिव मी शुगर फ्री, मैं बाकी कहीं पे जाता ही नहीं, राइट एवरीवन। तो आप अपने आप को अडैप्ट करो वो हिसाब से, सोसाइटी के हिसाब से, और आप बिजनेस करोगे। आजकल लोग साइंस में ग्लोबल वार्मिंग, गोइंग ग्रीन, ये कंसेप्ट पे चले गए। तो गोइंग ग्रीन में क्या हो गया, ऑफिसेस के अंदर लोग प्लांट्स रखते हैं। देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड वर्टिकल गार्डन नाउ, है ना, दीवार के ऊपर गार्डन बनाते हैं। तो यू कैन स्टार्ट योर नर्सरी, और आपकी नर्सरी में आप स्पेशली कंपनीज को उनके ऑफिसेस के अंदर पूरे प्लांट्स इंस्टॉल करके दे सकते। समझ में आ रहा है कि एवरीवन, इट इज सच अ ब्यूटीफुल बिजनेस आइडिया। यू सेल इट टू मी, आई विल बाय इट इमीडिएटली। सर हम आपके क्लासरूम को ग्रीन करके देंगे, नो प्रॉब्लम, टेक माय 50,000 रुपी और मेरे को पूरा ग्रीन करके दो, राइट। उसका मेंटेनेंस भी करना, पर मंथ में आपको 5,000 रुपए दूंगा, उसको आके खाद डालना, उसमें पानी डालना, राइट। Then people are working for longer duration of time. There are women in the workforce. तो women in the workforce होने से क्या हो गया, कैब की और ट्रांसपोर्ट सर्विसेज और अच्छी हो गई है। तो कैब की सर्विसेज अच्छे होने से कैब कंपनीज को बहुत बिजनेस मिल रहा है, राइट एवरीवन। देन कल्चरल डाइवर्सिटी हो गई है, लोगों के म्यूजिकल प्रेफरेंसेस ग्लोबल हो गए। तो इवन दो वी आर इन इंडिया, YouTube म्यूजिक एंड गूगल म्यूजिक एंड Amazon म्यूजिक में आपको सारे वर्ल्ड के गाने सुनने में आएंगे, राइट। हमारा जो फूड है वो मल्टी क्विजीन हो गया, हम चाइनीज खाते हैं, थाई खाते हैं, कॉन्टिनेंटल खाते हैं। लिविंग अकोमोडेशंस का कल्चर चेंज हो गया। आपने सुना है कैप्सूल्स के अंदर लोग रहते हैं, मतलब कि देयर इज अ स्मॉल पॉड एंड ओनली यू कैन स्लीप, देयर इज ओनली प्लेस टू स्लीप, देयर इज एसी, देयर इज मोबाइल चार्जर, एंड ये जापान और चाइना में बहुत पॉपुलर कंसेप्ट है। एंड द चार्जेस आर वेरी लेस, इट इज लाइक 500 पर नाइट, फुल एसी पॉड आपको मिलेगा, मस्त सोने का। उसके अंदर इतना सा पॉड होगा, सिर्फ एक स्लीपिंग पॉड होगा, उसके अंदर आप मोबाइल देखो, मोबाइल चार्जर फ्री, इंटरनेट फ्री, सब फ्री, और बाहर एक पब्लिक बाथरूम होगा होटल का, अच्छा होगा। आपको समझ में आ रहा है एवरीवन। सो इन 500 यू कैन हैव एन एसी रूम। तो वो सब बिजनेस आप कर सकते हो अभी। देन टेक्नोलॉजीज लाइक बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक आर जस्ट फ्यू एग्जांपल्स। बहुत सारे बिजनेस होते हैं बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक देते हैं। मार्जरीन में गए हो, वहाँ पे प्लास्टिक देते वो लोग, उसके ऊपर लिखा होता है दिस इज नॉट प्लास्टिक, आई एम नॉट प्लास्टिक, आई एम बायोडिग्रेडेबल। सो पेड़ का लोगो बना होता है, राइट। तो मैं आगे जा रहा हूं एवरीवन, और कुछ एग्जांपल देख लो। हमारे यहाँ पे कल्चर के हिसाब से आप कैसे बिजनेस कर सकते हो। ड्यूरिंग फेस्टिवल सीजन देयर इज एन इंक्रीज इन डिमांड फॉर न्यू क्लॉथिंग, स्वीट्स, फ्रूट, फ्लावर। स्वीट्स में मुझे एक बात बताना था, नाउ एवरीवन वांट्स चॉकलेट एंड दैट टू डार्क चॉकलेट एंड शुगर फ्री चॉकलेट। देयर इज न्यू कैडबरी चॉकलेट 30% लेस शुगर। देन देयर आर डार्क चॉकलेट्स, उसके ऊपर लिखा होता है गुड फॉर योर हार्ट, शुगर फ्री एंड फॉर डायबिटिक एंड कैलोरी कॉन्शियस, राइट। और आजकल लोग मिठाई नहीं लेते, चॉकलेट लेने लगे। तो मिठाई की दुकान में आपको आधी चॉकलेट्स मिलेगी दिवाली और क्रिसमस के टाइम पे, देखा आपने, यस और नो? आजकल लोगों की फैमिली विद सिंगल चाइल्ड। मैं नीचे जा रहा है एवरीवन। कंजम्पशन पैटर्न चेंज हो गया है, ड्रेसिंग एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेंज हो गया है। यहाँ पे कौन है हमारी क्लास में जो इंडियन पहन के आया है? नॉट सिंगल पर्सन, नॉट द स्टाफ, नॉट द टीचर, वी आर ऑल इन कंप्लीट वेस्टर्न आउटफिट, है ना एवरीवन। तो ऐसा हमारा कल्चर हो गया है। डेमोग्राफिक्स refers to size, density, distribution and growth rate of population। तो अगर पॉपुलेशन में लेडीज ज्यादा है तो लेडीज गारमेंट ज्यादा बिकेंगे, अगर मेन ज्यादा है मेन गारमेंट ज्यादा बिकेंगे, चिल्ड्रन ज्यादा है तो आइसक्रीम ज्यादा खाएंगे और अगर बूढ़े लोग ज्यादा है तो फिर वो कलकत्ता मीठा पान ज्यादा खाएंगे, चाय ज्यादा पिएंगे। ये सब ना एवरीवन, वहां पे फर्क पड़ता है। डेंसिटी मतलब कि काफी सिटीज में बहुत सारे लोग होते हैं, नॉर्मल टाउन में काफी कम लोग होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रोथ रेट, a country where population rate is high and children constitute large section, तो वहां पे कौन से प्रोडक्ट का डिमांड होगा? टॉयज, चॉकलेट्स, मिल्क,
baby product. Similarly, the demand for people in cities and towns are different than that of people of rural area. Rural area के लोग कौन सी गाड़ी लेते हैं everyone? पल्सर खरीदते हैं, बुलेट खरीदते हैं, yes or no? और हम लोग यहाँ सिटी में क्या खरीदते हैं? यामाहा की बाइक्स लेते हैं, हम लोग अलग टाइप की बाइक्स लेते हैं. गांव में वो लोग सुमो ज्यादा खरीदते हैं, स्कॉर्पियो ज्यादा खरीदते हैं. यहाँ पे हम होंडा सिटी, होंडा एकॉर्ड और i20 ये गाड़ियां ज्यादा खरीदते हैं, राइट एवरीवन? तो वहाँ पे फर्क पड़ता है. जो बिजनेस यूनिट्स है जो अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूके में दे आर नाउ कमिंग टू इंडिया बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड मैन पावर. तो ये सारी कंपनीज को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एक बार देखना है और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को अडैप्ट करना है. लुक एट मैकडॉनल्ड्स एवरीवन. मैकडॉनल्ड्स का सबसे इंपॉर्टेंट और हाईएस्ट सेलिंग, वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग बर्गर है द बिग मैक. बिग मैक इज मेड अप ऑफ बीफ. इट इज मेड अप ऑफ बोवाइन मीट, मतलब कि काउस और बुल्स के मीट से बना होता है. इंडिया ओनली कंट्री है जहां पे बिग मैक नहीं है और महाराजा मैक है. आपको समझ में आ रहा है क्या एवरीवन? इंडिया सिर्फ इकलौती कंट्री है जहां पे मैकडॉनल्ड्स का वेजिटेरियन मेन्यू. आप बाहर जाओगे ना तो फ्राइज और ड्रिंक के अलावा सब कुछ नॉनवेज है. सो आई वाज एट हांगकांग एंड इट वाज थर्सडे. तो थर्सडे साईं बाबा का डे. मेरी वाइफ ने बोला कि टुडे नो मीट. मैंने बोला ठीक है, मैं भी मीट नहीं खाऊंगा. मैं गया मैकडॉनल्ड्स में मेनू देखने के लिए. मेरे को लगा होगा यार आलू वालू बर्गर होगा. आलू टिक्की तो नाम नहीं होगा, बट मेरे को लगा पटाटो बर्गर है कुछ होगा. नहीं था एवरीवन. ओनली फ्राइज एंड ड्रिंक. एवरीथिंग वाज नॉनवेज. उसमें स्क्विड बर्गर, फिश बर्गर 1, फिश बर्गर 2, ये बर्गर वो बर्गर. बाप रे. आपको समझ में आ रहा है भैया? सो व्हेन यू कम टू इंडिया आपको इंडियन कल्चर के हिसाब से अपने आप को चेंज करना होगा, राइट एवरीवन? मूविंग ओवर टू टेक्नोलॉजी, और एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल हम अभी देखने वाले हैं. अब हम जरा ये देखते हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी एक एक्सटर्नल फैक्टर है और कैसे टेक्नोलॉजी चेंज होने से हमें इंपैक्ट पड़ता है. तो एवरीवन, ये स्टोरी है चंदू की और ईयर है 2001. चंदू का एक फ्रेंड है और उसके फ्रेंड ने बहुत सारा इनकम कमाया इंटरनेट कैफे से. और अब चंदू भी अपना इंटरनेट कैफे खोलना चाहता है और चंदू ने पिताजी को बोला कि पिताजी मुझे 10 लाख का लोन चाहिए. और पिताजी गायब. पिताजी आप किधर हो, किधर हो? तो पिताजी जमीन पे तड़प रहे, उनको सीजर आ गया. तो चंदू ने पिताजी को उठाया और बोला पिताजी इतना टेंशन मत लो, ये आपका जो प्रोविडेंट फंड है उसके ऊपर लोन उठा दो, रिटायर हो गए आप. तो पिताजी ने खून पसीना एक करके चंदू को लोन दिलवाया 10 लाख का. और चंदू ने क्या खोला? अपना इंटरनेट कैफे. कंप्यूटर्स खरीदे, जगह ली भाड़े पे. एंड स्टूडेंट्स, जैसे ही चंदू ने इंटरनेट कैफे खोला उसने सपने देखे कि बहुत सारे लोग आएंगे चंदू के पास बिजनेस करने के लिए. कोई ओल्ड पर्सन अपने नेफ्यू नीस, बेटा बेटी से बात करने के लिए आएगा. कोई नौजवान अपना रिज्यूमे बनाने आएगा. कुछ बच्चे उस पर वीडियो गेम्स खेलने के लिए आएंगे. बट एवरीवन, इंटरनेट कैफे में कोई आ ही नहीं रहा. तभी चंदू बाजू के इंटरनेट कैफे में गया और बोला कि क्या रे रामू, बिजनेस नहीं हो रहा यार, कोई भी नहीं आ रहा बिजनेस के लिए. तो रामू ने चंदू की आंखें डाइवर्ट की ऑपोजिट किराना वाले की दुकान पे. किराना वाले की दुकान के बाहर बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ था और बोर्ड के ऊपर लिखा था टाटा फोटोन डोंगल अवेलेबल हियर, कैरी इंटरनेट विद यू wherever you go, now available at introductory price 999 only. तो यार जब इतना सस्ता इंटरनेट मुझे मिल रहा है, टाटा फोटोन का डोंगल आया था डियर स्टूडेंट्स, पेनड्राइव जैसा होता था, उसको लैपटॉप पे लगाना है, कंप्यूटर पे लगाना है और इंटरनेट कनेक्शन आपको ऑन द गो मिल जाएगा. तो व्हाई शुड आई गो टू इंटरनेट जब 999 पे मैं उसको खरीद सकता हूँ, राइट? और एवरीवन, फिर चंदू ने क्या किया? चंदू ने टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपने आप को बदला और टाटा फोटोन डीलरशिप ली. और आज चंदू ने टाटा फोटोन का बहुत बड़ा बोर्ड लगाया. दुकान में कोई नहीं आ रहा. चंदू ने फिर से रामू को पूछा यार क्या हो रहा है. रामू ने चंदू का ध्यान डाइवर्ट किया किराना वाले की दुकान पे. और किराना वाले की दुकान पे बहुत बड़े बड़े बोर्ड थे टेलीनॉर, यूनिनॉर के. नाउ 3G अवेलेबल ऑन योर मोबाइल फोन, हाई स्पीड इंटरनेट at 499 only. No need for any dongle, no need for anything. Use hotspot on your mobile phone and carry internet on the go. टेक्नोलॉजी फिर से चेंज हो गई. अब टाटा फोटोन कोई नहीं खरीद रहा. और फिर जब चंदू ने 3G आइडिया, वोडाफोन, टेलीनॉर की डीलरशिप ली तो जियो धन धनाधन आ गया. 4G फॉर फ्री. आ रहा है क्या समझ में एवरीवन? दैट इज टेक्नोलॉजी फॉर यू. अगर आप अपने आप को टेक्नोलॉजी के हिसाब से चेंज नहीं करोगे तो आप बैंकरप्ट हो जाओगे, राइट एवरीवन?
वो लोग जो सोचते थे कि वीडियो रेंटल बिजनेस नेक्स्ट बिग थिंग है, ब्लॉकबस्टर, इट बिकेम बैंकरप्ट बिकॉज ऑफ नेटफ्लिक्स, राइट एवरीवन? नोकिया बिकेम बैंकरप्ट बिकॉज ऑफ एप्पल एंड सैमसंग, करेक्ट? सो जो टेक्नोलॉजी होती है उसके हिसाब से आपको अपने आप को चेंज करना है। क्या हम टेक्नोलॉजी को चेंज कर सकते हैं? नो, टेक्नोलॉजी एक्सटर्नल फैक्टर है और उसके हिसाब से हमें चेंज होना होता है। सही बात है कि नहीं एवरीवन? यस और नो? Technology is understood as systematic application of scientific or other organized knowledge to practical tasks. Technology changes fast, and to keep the pace with dynamic business environment, organization must be on its toes to adapt to change technology. The technology adopted by industry determines the type and quality of goods and services produced. तो यार अगर ऑटोमेटिक मशीन आ गई है मार्केट में, आप भी ऑटोमेटिक मशीन खरीद लो और आप भी बिजनेस करो यार, आप भी अच्छे गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाओ, करेक्ट? टेक्नोलॉजी encompasses something more than computers. टेक्नोलॉजी मतलब कि न्यू वेज ऑफ डूइंग थिंग्स, न्यू प्रोडक्शन टेक्निक यूजिंग रॉ मटेरियल जो हम पहले यूज नहीं कर रहे थे। टेक्नोलॉजी कम्स इन मेनी फॉर्म्स सच एज मेडिकल डिवाइसेस, न्यू प्लास्टिक एंड प्रोडक्शन टेक्निक्स। ऑलराइट एवरीवन, सब लोग मेरे साथ हैं? तो एवरीवन, नेक्स्ट फैक्टर है हमारे देश का और पूरे वर्ल्ड का इकोनॉमिक कंडीशन। द स्टेट ऑफ इकोनॉमी इज यूजुअली इन अ फ्लक्स। इकोनॉमी हर दिन चेंज होती है, कभी बूम आता है, कभी रिसेशन आता है, कभी प्रॉस्पेरिटी आती है। सही बात है कि नहीं? आई होप यू नो व्हाट इज अ ट्रेड साइकिल और व्हाट इज बिजनेस साइकिल। तो देखो, ये आगे के चैप्टर में इको में हम पढ़ने वाले हैं, तो अभी मैं आपको एकदम बेसिक लेवल पे बताता हूं कि ये ट्रेड साइकिल्स क्या होती है। ध्यान से सुन लो। तो एवरीवन, सबसे पहले तो क्या होता है? सबसे पहले तो होता है ग्रोथ या एक्सपांशन, राइट? ग्रोथ एक्सपांशन में क्या होता है? सब लोग पैसा कमा रहे हैं, एवरीवन इज मैन्युफैक्चरिंग गुड्स एंड सर्विसेज, गिविंग जॉब टू पीपल। गुड्स एंड सर्विसेज को हम मार्केट में बेच पा रहे हैं, मेनी पीपल आर बाइंग अवर गुड्स एंड सर्विसेज, सो वी आर बिकमिंग रिच, सो वी कैन एम्प्लॉय मोर पीपल एंड वी कैन गिव देम गुड सैलरीज। फिर एवरीवन क्या आ जाता है? पीक आ जाता है कि प्रोडक्शन लेवल मैक्स आउट हो जाता है, सब लोग ने कार खरीद ली, सब लोग ने टू व्हीलर्स खरीद लिए, इसके ऊपर कार कोई खरीदना नहीं चाहता। एवरीवन, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में मंदी या स्लो डाउन आया है। क्यों आया है? क्योंकि मेरे घर पे 3 कार्स है, आई हैव 3 कार्स इन माय हाउस। यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके घर पे पेरेंट्स की या रिलेटिव्स की या अंकल आंट की कार है? हाउ मेनी ऑफ यू? सो मेनी ऑफ यू आर रेजिंग योर हैंड्स। तो अगर मेरे घर पे ऑलरेडी कार है तो मैं और 10 कार खरीदूंगा क्या? नो। तो एक दिन हम सब कार की परचेस कम कर देंगे तो ऑटोमेटिकली स्लो डाउन आ जाएगा। यस और नो एवरीवन? तो बहुत सारे रीजंस है, बहुत सारे फैक्टर्स है कि स्लो डाउन आता है बूम के बाद। फिर एवरीवन, जब बूम आ जाता है, व्हेन प्रोडक्शन इज एट मैक्सिमम, देन प्रोडक्शन को क्या होना है? गिरना ही है। फिर इकोनॉमी में जो लोग हैं, अगर उनको कार नहीं चाहिए तो लोग कार नहीं खरीदेंगे, कार नहीं खरीदेंगे तो कार की इंडस्ट्री का बिजनेस नहीं होगा, उनको एम्प्लॉयज को फायर करना पड़ेगा। अगर कार नहीं मैन्युफैक्चर होगी तो कार का कांच, कार के टायर, कार के इंजन, कार का पेंट मैन्युफैक्चर नहीं होगा, वो सारी इंडस्ट्री के लोग फायर होंगे, सब लोग की जॉब्स चली जाएगी, किसी के पास पैसा नहीं होगा तो कोई कुछ खरीदेगा नहीं, कोई कुछ दुकान में खरीदेगा नहीं तो दुकान वाला गरीब हो जाएगा, दुकान वाला गरीब हो जाएगा तो मेरी दुकान में नहीं आएगा, मैं गरीब हो गया तो मैं आपकी दुकान में नहीं जाऊंगा। तो सब लोग ही प्रोडक्शन बंद करना शुरू करते हैं, सब लोग की जॉब्स जाने लगती है और मार्केट में पैसा कम हो जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं एवरीवन? डिक्लाइन। क्या बोलते हैं स्टेज को? बताओ। डिक्लाइन। डिक्लाइन। एंड देन एवरीवन, एकदम ही जब हम लोग बहुत खराब सिचुएशन में आ जाते हैं तो उसको हम स्लम्प या रिसेशन बोलते हैं। यहाँ पे जॉब्स नहीं होती, बिजनेसेस बंद होते हैं, फैक्ट्रीज बंद होती है और फिर वापस उसके बाद में ग्रोथ आता है। तो ये सब एवरीवन इकोनॉमिक कंडीशंस है। तो ये इकोनॉमिक कंडीशन अभी क्या चल रहा है मार्केट में, ये आपको समझ के लेना है। लेट मी गिव यू अ सिंपल एग्जांपल। अगर हम डिक्लाइन में, आपको पता है ना इंडियन इकोनॉमी डिक्लाइन स्टेज पे अभी, ओके एवरीवन? हाँ, अगर हम डिक्लाइन स्टेज पे, तो जो लग्जरियस कमोडिटीज होती है जैसे कि कार हो गई, जैसे कि महंगे टू व्हीलर हो गए, जनरली ज्यादा लोग इसको खरीदेंगे नहीं, बट क्या लोग रोटी सब्जी दाल चावल खरीदेंगे? यस। तो आपको ऐसा बिजनेस करना है कि आप इकोनॉमी की रिसेशन को बीट कर सको, लाइक CSES, लाइक टीचिंग, लाइक बीइंग अ डॉक्टर। रिसेशन आ गया तो लोग क्या इलाज कराना बंद करेंगे? नो। हाँ, हर सेक्टर को थोड़ा सा तो इम्पैक्ट होगा। इवन CSES के क्लाइंट्स गरीब होंगे और फीस लेट पे करेंगे, बट देखो एनुअल रिटर्न्स तो फाइल करने हैं, कंपनी को तो रजिस्टर करना ही है, तो उतना काम तो होता ही है। आपको समझ में आ रहा है कि एवरीवन? सो ये सब क्या हो गया बोलो? ट्रेड साइकिल। सबने बना दिया ना ट्रेड साइकिल?
तो इसी की हम बात कर रहे हैं कि जो बूम्स एंड रिसेशंस होते हैं इकोनॉमी में, उससे आपके बिजनेस को इंपैक्ट होता है। द मेन फैक्टर्स दैट अफेक्ट इकोनॉमिक एनवायरनमेंट आर, सबसे पहला तो इकोनॉमिक कंडीशन। दिस इंक्लूड्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब कि इंडिया में कितने गुड्स और सर्विसेज बन रहे हैं, पर कैपिटा मतलब कि पर पर्सन इनकम कितना है, मार्केट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज कैसा है, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल कितना पैसा है मार्केट में, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंडिया के कितने हैं, ग्रोथ ऑफ फॉरेन ट्रेड कितना है, स्ट्रेंथ ऑफ कैपिटल मार्केट कितना है। इकोनॉमिक पॉलिसी, तो गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसी होती है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी मतलब इंडस्ट्रीज को कितना इंकरेज करना है नई इंडस्ट्री सेटअप करके बिजनेस करने के लिए। देन एवरीवन फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी, हम इकोनॉमिक्स में देखेंगे। फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, बाहर के लोगों को अलाउ करना है क्या इंडिया में आके बिजनेस खोलने के लिए। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, क्या बाहर की कंट्रियों के साथ ट्रेडिंग करना है, अगर बाहर की कंट्री के साथ ट्रेडिंग किया तो वो हमारे मैंगोज खरीदेंगे, वो लोग हमारे हैंडीक्राफ्ट खरीदेंगे, बट वो लोग भी हमें मशीन्स बेचेंगे जिससे इंडिया का पैसा बाहर जाएगा और इंडिया की डोमेस्टिक इंडस्ट्री खराब हो सकती है। तो ये सारी चीजों को गवर्नमेंट को बैलेंस करना है और इकोनॉमिक पॉलिसी डिसाइड करनी है। देन एवरीवन देयर आर 3 डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड। ये हम इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ने वाले हैं, अभी मैं एरिया को टच नहीं कर रहा हूं। इकोलॉजी एंड फिजिकल एनवायरनमेंट, स्टूडेंट्स टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोलॉजी एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट। इकोलॉजी एंड फिजिकल एनवायरनमेंट मतलब कि जो क्लाइमेट है वो कैसा है और जो ज्योग्राफिकल सिचुएशन है वो कैसी है आपकी। तो एवरीवन सुनो ना, अगर क्लाइमेट चेंज ऐसा हो गया है कि बहुत ज्यादा गर्मियों वाली समर है तो बोलो कौन सी चीज का बिजनेस बढ़ेगा, एसी, आइसक्रीम एक्सेट्रा। यस और नो एवरीवन, तो ये बिजनेसेस पे आप फोकस कर सकते हो। वाटर एंड फ्यूल कॉस्ट कुड चेंज ड्रामेटिकली इफ द वर्ल्ड वार्म्स बाय कपल ऑफ डिग्रीज। These factors include the availability, geographical or ecological factor में natural resources, weather, climatic condition, location, topographical factors, etc. For example, sugar can only be sugar factory can be set up जहाँ पे sugar cane grow सकता है। sugar cane कहाँ grow हो सकता है, जहाँ पे बहुत सारा पानी हो, जहाँ का एटमॉस्फेयर थोड़ा सा हॉट हो, थोड़ा सा ह्यूमिड हो, वहाँ पे शुगर केन ग्रो होती है। सही बात है कि नहीं एवरीवन? तो ये सारे फैक्टर्स आपको देखने बिजनेस करने के लिए। अगर बाहर स्नोफॉल हो रही है, अगर बाहर स्नोफॉल हो रही है तो टी शर्ट नहीं बेच सकते आप, आपको जैकेट्स बेचने पड़ेंगे। आपको समझ में आ रहा है ना एवरीवन? लोग टी शर्ट नहीं, लोग जैकेट पहनेंगे, राइट? तो बाहर का एनवायरनमेंट आपको देखना है। देन एवरीवन हम आ गए पॉलिटिकल एंड लीगल। तो जो पॉलिटिकल पार्टी है उसका आइडियोलॉजी क्या है? पॉलिटिकल पार्टी का आइडियोलॉजी है कि गाय हमारी माता है, इसके लिए हम बीफ बैन करेंगे। तो वो केस में इफ यू आर सप्लायर ऑफ बीफ तो बाबा आपका बिजनेस बंद होने वाला है। और एवरीवन लीगल सिचुएशन मतलब कि हमारा लीगल सिस्टम कैसा है, इंडिया के कायदे कानून आपको कौन सा बिजनेस करने के लिए अलाउ करते हैं, कौन सा बिजनेस करने के लिए मना करते हैं। तो एवरीवन पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में 3 पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी आ जाती है। द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस सच एज फिलॉसफी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, आइडियोलॉजी ऑफ गवर्नमेंट इन पावर। तो हमारी गवर्नमेंट क्या बिलीव करती है कि नेशनल सिटीजनशिप का एक रजिस्टर बनना चाहिए, है ना? सिटीजनशिप अमेंडमेंट, सिटीजनशिप बिल इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो एवरीवन हमारी गवर्नमेंट बिलीव करती है कि जो भी पर्सन नेबरिंग कंट्रीज के और जो नॉन मुस्लिम है हमें उनको रिफ्यूज देना चाहिए। तो ये सब पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी है। नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ ब्यूरोक्रेसी, इन्फ्लुएंस ऑफ प्राइमरी ग्रुप्स, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। The stability of government also influences business. अगर गवर्नमेंट बहुत रॉक सॉलिड और स्टेबल है तो मार्केट में बढ़ावा और बूम जनरली आता है। लीगल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी ऑफ लॉ एंड अदर रूल्स गवर्निंग द बिजनेस। इट में इंक्लूड एग्जैक्ट रूलिंग एंड डिसीजन ऑफ कोर्ट। तो कोर्ट का क्या आइडियोलॉजी है? क्या कोर्ट बिजनेस फ्रेंडली है या कोर्ट बार बार बिजनेसेस को बोलते हैं कि पॉल्यूशन मत करो, सोसाइटी का ध्यान रखो, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रखो। एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मस्ट ओबे वर्क विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ लॉ। एडिशनली कुछ इंडस्ट्रीज के स्पेसिफिक लॉ होते हैं, जैसे कि एवरीवन जो टेलीकॉम है ना, टेलीकॉम उनके अलग लॉज है, अलग रेगुलेशंस है, स्पेक्ट्रम के, टेलीकॉम सर्विसेज के। यहाँ पे पेट स्टोर का एग्जांपल दिया, अगर आप पेट स्टोर खोलोगे तो एनिमल वेलफेयर लॉज आपको फॉलो करने पड़ेंगे, करेक्ट एवरीवन? तो ये एरिया हो गया। बोलो स्टूडेंट्स, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हमने क्या पढ़ा? हमने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में पढ़ा कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में 2 एनवायरनमेंट होते हैं, नंबर 1 माइक्रो, नंबर 2 मैक्रो। अच्छा, मैक्रो में हमने अभी जस्ट क्या पढ़ा है? स्टीप, मतलब कि सोशो कल्चरल, डेमोग्राफिक, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक कंडीशन, इकोलॉजी, फिजिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल, लीगल। ये सब आपके कंट्रोल में नहीं है, तो ये सारे फैक्टर्स को नजर में ध्यान में रखते हुए आपको अपने आप को चेंज करना है।
इज दिस एब्सोल्युटली ओके एवरीवन? अगर कोई पर्सन है जो बीफ बेचता है, तो इंडिया में अभी बीफ बैन लॉज है, तो आपको बीफ की जगह पे मीट का बिजनेस शुरू करना चाहिए, या तो प्रोबेबली आपको एग्रीकल्चर का दूसरा कुछ बिजनेस शुरू करना चाहिए। मे बी आप फिशरी खोल दो, अपनी फिश सेल करना शुरू करो। सही बात है कि नहीं? क्योंकि कायदा कानून अपने आप को चेंज नहीं होगा, आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। अभी तक आपकी पान की टपरी में आप सिर्फ कैश ले रहे थे, बट अभी नोटबंदी के बाद आपको पेटीएम और आपको एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड की स्वाइपिंग मशीन रखनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है? सो यू हैव टू अडेप्ट, यू हैव टू चेंज योरसेल्फ। ऑलराइट स्टूडेंट्स, वी आर बैक नाउ, और अब हम मॉड्यूल बेस्ड जो मेरे क्लास नोट्स है उससे पढ़ाई कर रहे हैं। प्लीज नोट कि ये जो नोट्स मैंने बनाए, ये मैंने पूरे मॉड्यूल के इंफॉर्मेशन से बनाए हैं, तो यू आर सेफ। इफ यू आर स्टडिंग फ्रॉम माई नोट्स, यू डोंट हैव टू रेफर टू मॉड्यूल अनलेस आई टेल यू टू डू इट। बट एक बार मॉड्यूल साथ में होना और मॉड्यूल को एक बार क्रॉस वेरीफाई करना कि हमारी सारी पढ़ाई हो गई या नहीं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो। सो वी आर नाउ इन चैप्टर 7, बिजनेस एनवायरनमेंट। एंड नाउ स्टूडेंट्स, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है हमने पढ़ लिया है। बिजनेस एनवायरनमेंट इंटरनल होता है ऑर्गेनाइजेशन को, एंड एक्सटर्नल होता है। इंटरनल इज कंट्रोलेबल, एक्सटर्नल इज अनकंट्रोलेबल। तो आई वांट यू टू नोट दिस डाउन। ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, ये नोट डाउन करो। देन एवरीवन, ये जो मेरा डायग्राम है जो आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है, इसको अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट नोट डाउन कर लो, दिस पर्टिकुलर डायग्राम। एंड वंस यू आर डन, लेट अस प्रोसीड फर्दर। हम आगे जा रहे हैं अभी। एंड नाउ लेट अस मूव ओवर टू ओवरव्यू ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैज टू इंटरैक्ट एंड ट्रांजैक्ट विद इट्स एनवायरनमेंट। तो ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यूअसली अपने एनवायरनमेंट से इंटरैक्ट करती है, एनवायरनमेंट से ट्रांजैक्ट करती है। अगर मेरे एनवायरनमेंट मुझे बोलता है कि नहीं यार, मार्केट में पेंडेमिक फैला हुआ है और मार्केट में कस्टमर्स नहीं आने वाले और सबको सोशल डिस्टेंसिंग चाहिए, सम कस्टमर्स आर germophobe, तो then you have to sell online, okay? You have to provide your services, goods online. Hence both business and environment are totally interrelated and they are mutually interdependent. सर ये क्यों आप मार्किंग करके हमें दे रहे हो? Because these are important points which are given in your module and these will be asked in exam in MCQ. Each and every line you have to study because MCQ based paper है. Now, business environment refers to those aspects of the surrounding besides business enterprise which affect or influence the operation and determine its effectiveness. So, everything which is around the business organization is business environment, और ये affect या influence करता है हमारी operations को, and it affects, it determines the effectiveness. According to Keith Davis, very very important, can be asked in exam. तो according to Keith Davis, business environment is the aggregate of all the conditions. Students एग्जाम में आएगा देखो। So Keith Davis ने क्या बोला है? That business environment is the aggregate, मतलब कि total, aggregate मतलब कि total of all the conditions of all the events and influence that surrounds and affects the business. Okay, so tell me, what is business environment? It is aggregate of the CEI. Students, what is CEI? Tell me. Conditions, events and influence. तो ये आपको जरा याद रखना पड़ेगा, बुक में सब मार्किंग कर दो अपने नोट्स में। According to Andrews, the environment of a company as the pattern of all external influences that affects its life and development. So Andrews जो हमें डेफिनेशन दे रहा है वो भी ये बता रहा है कि जो भी हमारे बिजनेस के बाहर की सारी इन्फ्लुएंसेस है जो हमारी लाइफ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करती है, वो बिजनेस फैक्टर्स है। द बिजनेस एनवायरनमेंट इज ऑलवेज चेंजिंग एंड इट इज अनसर्टन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनामिक। इनटू ब्रैकेट यहाँ पे डाल के मैं लिख रहा हूं, डायनामिक है, हर दिन चेंज होता है। पहले पहले प्लास्टिक बैग यूज करके शॉपकीपर प्लास्टिक बैग में देते थे, फिर प्लास्टिक बैग बैन हो गया, तो फिर जो पेपर बैग्स है उसके अंदर हम सामान डाल के देने लग गए। पहले पहले हम लोग जब दुकानों में जाते थे तो क्राउडिंग करते थे। अब बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस वी आर वेरी स्केयर्ड, और हम लोग सब 2 गज की दूरी, मतलब कि सोशल डिस्टेंसिंग, 1 आर्म डिस्टेंस पे एक दूसरे से रुकते, हम मास्क पहनते। थिंग्स हैव चेंज्ड। इट इज बिकॉज ऑफ डायनामिज्म ऑफ द एनवायरनमेंट। तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्यों चेंज होता है मुझे बताना। इट इज बिकॉज ऑफ डायनामिज्म, मतलब कि एनवायरनमेंट हर दिन चेंज होता है तो बिजनेस भी वैसे ही चेंज होता है। As it is already said that business environment is a sum total of all the factors outside the management of the company, the factors which are constantly changing, and they carry with them both opportunities and risks or uncertainty. तो मुझे एक बात बताना कि business environment हमें क्या 2 चीजें देता है।
एक तो देता है अपॉर्चुनिटीज और दूसरा देता है रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। सो अपॉर्चुनिटीज से आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो, ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो, और रिस्क से या अनसर्टेनिटी से आपका बिजनेस बंद हो सकता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल देता हूं। पहले पहले बहुत बहुत चाय की टपरियां होती थी, बट नाउ एवरीवन अवॉइड्स चाय टपरी बिकॉज दे आर क्वाइट अनहाइजेनिक, and in all big offices we have tea coffee vending machine. Even in our academy we have tea coffee vending machine. My staff, they do not have to go out. ये लोग टी कॉफी मशीन यूज करके ऑफिस में ही बहुत अच्छी क्वालिटी की नेस्कैफे और नेस्टी पी सकते हैं। एंड एवरीवन, इससे क्या हो गया है, ये चेंज से क्या हो गया है कि जो छोटी छोटी टपरी, छोटे छोटे होटल थे, दे आर नॉट एबल टू डू गुड बिजनेस। अभी स्विगी, जोमैटो और ऑनलाइन डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स आ गए। तो पहले पहले हम होटल की डिलीवरी सर्विस यूज करते थे एंड वी वर लॉयल टू दैट होटल जो डिलीवरी देता था, नॉट एनी लॉन्गर। आई कैन ऑर्डर फूड फ्रॉम 5 किलोमीटर्स अवे ऑल्सो। सो ऐसा कुछ ऑर्गेनाइजेशन को रिस्क हो सकता है। ऑन दी अदर हैंड स्विगी को देखो अपॉर्चुनिटी मिल गई बिजनेस करने की, राइट? सो बिजनेस एनवायरनमेंट encompasses all those factors that affect company's operation. It includes customer, competitors, stakeholders, supplier, industry trends, मतलब कि fashion trends, रेगुलेशन, गवर्नमेंट एक्टिविटी, सोशल इकोनॉमिक फैक्टर एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। तो स्टूडेंट्स, ये थोड़ी फनी चीज है। एक हद पे, एक साइड पे हमारा मॉड्यूल रिकॉग्नाइज करता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों है। ये देखो ना, यहाँ पे इंटरनल एक्सटर्नल दोनों की बात कर रहे हैं। नीचे अगर आप जाके देखोगे तो हमारे न्यू मॉड्यूल में सिर्फ बिजनेस एनवायरनमेंट हैज एक्सटर्नल फैक्टर ऐसा दिया हुआ है, विच इज रॉन्ग। बिजनेस एनवायरनमेंट हैज इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल फैक्टर्स। ओके, thus business environment refers to the external environment and includes all the factors outside the firm which lead to opportunities and threats of a firm. तो students, ये sentence से सारे experts नहीं agree करते। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अलावा देयर इज एन इंटरनल एनवायरनमेंट ऑल्सो, जैसे कि मैंने आपको थोड़े टाइम पहले बताया था। एंड यू लुक एट दिस डायग्राम, तो यहाँ पे जो अंदर मैंने लिखे हुए हैं रेड में, दीज आर इंटरनल एनवायरनमेंट ऑल्सो विच आर कॉल्ड कंट्रोलेबल फैक्टर्स। कोई बात नहीं, जो मॉड्यूल बोलेगा वैसे हम अभी आगे जाएंगे। नाउ फीचर्स एंड, मैं आगे जोड़ रहा हूं, फीचर्स एंड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग बिजनेस एनवायरनमेंट। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहला तो फीचर है दैट बिजनेस एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस। ना इंटरनल भी होता है, बट हमारे मॉड्यूल में जो दिया अभी हम फॉलो करेंगे, क्योंकि इस पे स्टूडेंट्स एमसीक्यू भी आते हैं। देखो, याद रखना, दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द रॉन्ग आंसर, एंड दिस इज योर आईसीएसआई आंसर। जो आईसीएसआई बोलता है वो प्रिवेल करेगा। तो यहां पे लिखा है एक्सटर्नल फोर्सेस, तो ठीक, एक्सटर्नल फोर्सेस। बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड्स ऑल द फोर्सेस, institution and factors which directly or indirectly affect the business organization। इतना ही मॉड्यूल में दिया हुआ है, फाइन। स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, पहले मैं जरा आपको एक्सप्लेन कर दूं इसका क्या मीनिंग है। लुक एट दिस डायग्राम, और जरा ये डायग्राम आप फटाफट बना के ले लो। ड्रॉ इट राइट नाउ, नोटबुक में बना के लो, लिख के लेना है मैं जो भी आपको बोल रहा हूं। चलो, सो स्टूडेंट्स, बिजनेस एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ स्पेसिफिक फोर्सेस which affects you in a special way and it includes general forces। चलो, let us study इसका क्या मीनिंग हुआ। स्टूडेंट्स, जो स्पेसिफिक फोर्सेस होते हैं उसका एग्जांपल है इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स एंड सप्लायर्स। अब मुझे एक बात बताना कि आपकी जो कंपनी है, लेट अस से कि आपने कंपनी खोली है एंड यू आर मैन्युफैक्चरिंग बुक्स, वेरी इजी एग्जांपल। सो आपकी कंपनी में इन्वेस्टर कौन होगा? पीपल लाइक एडी सिंह हु आर इंटरेस्टेड इन एजुकेशन। आपके कस्टमर्स कौन होंगे? ओनली स्टूडेंट्स होंगे। आपके जो कॉम्पिटिटर्स होंगे, दूसरे बुक पब्लिशिंग हाउस होगी। और आपके सप्लायर्स कौन होंगे? पेपर वाले लोग जो बुक्स के पेपर सप्लाई करते हैं। तो योर इन्वेस्टर, कस्टमर, कॉम्पिटिटर, सप्लायर्स आर डिफरेंट, एंड द इन्वेस्टर, कस्टमर, कॉम्पिटिटर, सप्लायर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज आर डिफरेंट, एंड ऑयल एंड गैस कॉर्पोरेशन आर डिफरेंट, एंड मैकडोनल्ड्स के जो इन्वेस्टर सप्लायर्स है वो डिफरेंट है। करेक्ट एवरीवन? तो दिस इज अ स्पेसिफिक फोर्स विच अफेक्ट्स यू। अगर पेपर का भाव बढ़ गया तो आपको इफेक्ट करेगा, रिलायंस इंडस्ट्री और मैकडोनल्ड्स को इफेक्ट नहीं करेगा। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक फोर्सेस। स्पेसिफिक फोर्सेस अफेक्ट्स मी in a separate way, okay? So it affects individual enterprises directly and immediately in their day-to-day working। On the other hand, dear students, अगर अब मैं आपको जीएसटी का एग्जांपल दूं या मैं आपको कोरोना वायरस के पेंडेमिक का एग्जांपल दूं, तो दैट इज अ जनरल फोर्स। इट अफेक्ट्स अस आल्सो, बुक की कंपनी आल्सो, इट अफेक्ट्स मैकडोनल्ड आल्सो, इट अफेक्ट्स रिलायंस आल्सो।
अगर सारे प्रोडक्ट्स का जीएसटी गवर्नमेंट ने कर दिया लेट्स से 20%, तो यार मुझको भी इफेक्ट करेगा, रिलायंस इंडस्ट्री को भी, मैकडॉनल्ड को भी। इसको हम बोलते हैं जनरल फोर्सेस। अगर इंडिया का पीएम चेंज हो गया तो वो रिलायंस को भी इफेक्ट करेगा, मुझे भी इफेक्ट करेगा, मैकडॉनल्ड्स को भी इफेक्ट करेगा। अगर पूरे इंडिया में जोर से बारिश और साइक्लोन आ गई, भगवान ना करे फिर से ये सब हो, राइट? अभी जस्ट वेस्ट बंगाल उड़ीसा में साइक्लोन आके गया हुआ है, तो मान लो पूरे इंडिया में साइक्लोन और बारिश आ गई, तो इट इज गोइंग टू अफेक्ट ऑल ऑफ अस। या तो महाराष्ट्र में बारिश आ गई, इट इज गोइंग टू अफेक्ट ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस इन महाराष्ट्र, दैट इज कॉल्ड अ जनरल फोर्स। जनरल फोर्सेस मतलब कि सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल कंडीशंस, दे हैव इंपैक्ट ऑन all the business enterprises and it may affect an individual firm indirectly only. I hope this is absolutely okay. चलो अभी हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं, we move ahead. Interrelationship students, तो जो भी forces and factors of business environment है, they are interrelated to each other. पहले आप मेरा एग्जाम्पल सुनोगे, ध्यान से सुनो ना। बिजनेस एनवायरनमेंट में अगर मेरे इन्वेस्टर्स के पास पैसा नहीं है और अगर मेरे इन्वेस्टर्स मुझ में इन्वेस्ट नहीं करते मेरी कंपनी में, तो जो मेरे एम्प्लॉइज है और जो मेरे सप्लायर्स है उनको मैं पेमेंट नहीं कर सकता, तो देन आई हैव टू कट बैक ऑन सम सप्लायर्स, आई हैव टू कट बैक ऑन सम एम्प्लॉइज। तो दिस इज हाउ दे आर इंटररिलेटेड। तो इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो मेरे एम्प्लॉइज की जॉब चली जाएगी, अगर मेरे एम्प्लॉइज की जॉब चली गई तो मार्केट में बहुत सारे लोग होंगे जो गरीब हो जाएंगे और वो इन टर्न मेरे प्रोडक्ट्स नहीं खरीदेंगे, राइट एवरीवन? वैसे ही अगर गवर्नमेंट ने जीएसटी का रेट बढ़ा दिया तो मेरे सप्लायर्स जो मुझे गुड्स दे रहे हैं महंगे हो जाएंगे, जो कस्टमर्स मुझे पैसा दे रहे हैं उसमें मेरा प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। तो वन फैक्टर इन्फ्लुएंसेस अनदर फैक्टर, ओके? तो देखो हम बहुत इंटरलिंक्ड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में है स्टूडेंट्स, और ऐसा नहीं है कि किसी एक चीज का मुझे इंपैक्ट हुआ तो दूसरी चीज पे उसका इंपैक्ट नहीं होगा। इट इज लाइक अ डेक ऑफ कार्ड्स और अ स्टैक ऑफ डोमिनोज। एक डोमिनो को गिराओगे तो बाकी सब भी गिरने शुरू हो जाएंगे, ओके? अनसर्टेनिटी, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट द चेंजेस इन बिजनेस एनवायरनमेंट। तो यार कब क्या चेंज होगा हमें क्या मालूम? किसी को पता था कि 2020 में कोरोना वायरस का पेंडेमिक होगा? नहीं, किसी को नहीं पता था यार ये। एंड द एनवायरनमेंट इज चेंजिंग वेरी फास्ट। फॉर एग्जांपल इन आईटी, फैशन, तो स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हर दिन चेंज हो रही है। लोगों का जो डिमांड है सीसीटीवी सिस्टम्स, ऑटोमेटेड मशीन्स का, ये हर दिन इंक्रीज हो रहा है। देन फैशन, एवरीवन देखो फैशन चेंज हो रहा है। ये रहा कोरोना वायरस, और कोरोना वायरस में हम लोग सब ने मास्क पहनना शुरू किया और बहुत सारे यूथ थे, ये देखो इन्होंने तो रंग बिरंगे मास्क पहनने शुरू कर दिए, मास्क के ऊपर अपने डिजाइन लोगो कर दिए। तो एवरीवन ये जो फैशन आईटी इंडस्ट्री होती है फ्रीक्वेंटली और बहुत फास्ट चेंज होती है, और एकदम परफेक्ट एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है आपके इंस्टीट्यूट ने। सो बिजनेस एनवायरनमेंट इज वेरी अनसर्टन, बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनामिक। डायनामिक मतलब कि इट चेंजेस एवरी सिंगल डे, हर दिन ये चेंज होता है। इट इज हाईली फ्लेक्सिबल एंड इट कीप्स ऑन चेंजिंग। इट इज नॉट स्टैटिक और रिजिड, मतलब कि फिक्स्ड नहीं है। And that is why it is essential to monitor and to scan the business environment continuously. Scanning मतलब कि हमेशा अवेयर होना कि मार्केट में क्या हो रहा है, बाकी की ऑर्गेनाइजेशंस क्या कर रही है, मेरे कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, बाकी कंपनी क्या कर रही है। तो ये नजर आपकी उनके ऊपर होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जरा देख लो डायनामिक बिजनेस एनवायरनमेंट की। तो पहले पहले हम लोग सब झुंड लगा के रेस्टोरेंट्स में जाते थे, अब सोशल डिस्टेंसिंग कंपलसरी हो गया है। पहले पहले हमारे क्लासरूम के अंदर सब बच्चे एक साथ बैठते थे और एक दूसरे के कंधे के ऊपर हाथ रख के सेल्फीज लेते थे। दैट टाइम हैज चेंज नाउ। अब हमने सारे स्टूडेंट्स को बोला है कि जब लॉकडाउन खत्म होगा, जब क्लासेस रिज्यूम होगी लाइव, तो हम हर बेंच में एक एक स्टूडेंट्स के बीच में 1 आर्म गैप रख के उनको बिठाएंगे। तो इफ माय क्लासरूम इज एन 80 सीटर, आई विल ओनली मेक 25-30 स्टूडेंट्स सिट सो दैट देयर इज सोशल डिस्टेंसिंग। तो इस तरीके से बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो गया है। रिलायंस जियो के बारे में आपको मालूम है? Reliance Jio has emerged as one of the most powerful technology organization in India. उन्होंने Facebook से फंडिंग ली और 5 इन्वेस्टर से फंडिंग ली, और कोरोना वायरस की वजह से जब सब इंडस्ट्रीज दबी हुई थी तो मुकेश अंबानी ने फंडिंग ले लेके इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया है जियो, रिलायंस जियो को, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को, कि मैं आपको क्या बताऊं। Now, Reliance Jio, along with WhatsApp and Facebook, these are one of the most powerful entities. They almost have a monopoly in India. तो यार ऐसे business environment change होता है. Business environment is very, very complex. It is very difficult to understand the impact of business environment on the companies. Okay? Government ने सोचा भी नहीं था कि वर्क फ्रॉम होम जब कंपलसरी हम करेंगे तो कंपनीज को बहुत ज्यादा लॉसेस होंगे और कंपनी आगे जाके लेबरर्स को अवॉइड करेगी और ऑटोमेटेड मशीन्स इंस्टॉल करेगी।
ताकि अगर सोशल डिस्टेंसिंग का नॉनसेंस हुआ या तो फिर अगर वर्क फ्रॉम होम कंपलसरी हुआ तो यार मेरे पास तो वर्कर्स है ही नहीं, मेरे पास तो मशीन्स है which are working for me, right? We did not anticipate this. Although it is very easy to scan the environment, it is very difficult to know how these changes will influence business decision. Sometime change may be minor, sometime change may have a huge impact. For example, a change in government policy to increase the tax by 5% can affect the income of the company by a large amount. इससे कंपनी अपने बहुत सारे एम्प्लॉयज को फायर कर सकती है, बहुत सारी फैसिलिटीज को सेल कर सकती है. इससे कंपनी का जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन फंडिंग आ रहा है वो इम्पैक्ट हो सकता है, राइट? तो 5% टैक्स से कंपनी को बहुत एडवर्स इम्पैक्ट हो सकता है जो गवर्नमेंट ने सोचा भी नहीं था. तो बिजनेस एनवायरनमेंट इज वेरी कॉम्प्लेक्स. Relativity. The impact of business environment is different from company to company. कुछ कंपनी को वही पॉलिसी का फायदा होता है या वो एनवायरमेंटल फैक्टर का इम्पैक्ट पॉजिटिव होता है, दूसरी कंपनी को नेगेटिव होता है. अब एक एग्जांपल है बहुत ब्यूटीफुल. जब कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन CES ने पब्लिश किया था रिपोर्ट ऑफ फाइंडिंग पेस्टिसाइड्स इन कोल्ड ड्रिंक, आप थोड़े यंग थे वो टाइम पे, बहुत बड़ा बवाल मचा था स्टूडेंट्स, बहुत बड़ा बवाल. और एक मूवी कॉर्पोरेट, उसके अंदर भी ये एंगल उन्होंने लिया था. जो कोल्ड ड्रिंक्स का सेल है वो सडनली गिर गया. देखो मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है. एंड पीपल स्टॉप बाइंग सॉफ्ट ड्रिंक. ऑन दी अदर हैंड इट इंक्रीज द सेल ऑफ जूस, कोकोनट वाटर एंड गन्ने का जूस. आई रिमेंबर वेरी विविडली, कोकोनट वाटर का प्राइस एकदम से शूट अप हो गया था, गन्ने का जूस का प्राइस शूट अप हो गया था, बिकॉज एवरीवन वांटेड इट. उसका डिमांड कम था, सप्लाई कम था, डिमांड ज्यादा था. ओके, तो लोगों ने सॉफ्ट ड्रिंक बंद कर दी और जूस, नेचुरल जूसेस उन्होंने पीने शुरू कर दिए. ओके, मूविंग ओवर टू टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट. तो स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट हम नेक्स्ट क्लास में रिज्यूम करेंगे. थैंक यू सो मच.